आज हमने देश को आज़ाद कराना है। ठीक है। तो अगर आपने लास्ट टाइम तक ना हिस्ट्री का सारी क्लासेस देख लें तो हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वेवल्स प्लान तक कर लिया था। आज हमने वेवल प्लान के आगे बढ़ा करना है। हम कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। तो वेलकम टू जे के कॉम्पिटिटिव चैनल। द इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आज पढ़ेंगे और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिन्होंने क्या किया हुआ है, इंडियन नेशनल आर्मी को कर दिया, बनाया हुआ है। बट आज आपको पता चलेगा कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी नहीं बनाई है, बनाई किसी और ने थी। और उसकी जिम्मेदारी किसको मिली? सुभाष चंद्र बोस। आगे हम पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा उनके। सबसे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज एन फियरलेस मैन। ही पास्ड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखो, इंडियन सिविल सर्विस उन्होंने क्या किया था, क्वालिफाई की थी। और कब की थी? 1921 में। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था, फोर्थ पोजीशन भी लाई थी उन्होंने। ठीक है। उस टाइम जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे उनके आई थिंक 23 ईयर एज लिमिट होती थी। इससे ज़्यादा ना, एक बार आप 23 क्रॉस करके तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे इस टाइम सिविल सर्विस कोई भी एग्जाम उठा लो, आई थिंक 32 के आसपास होती है। और एट द सेम टाइम इनके जो सब्जेक्ट होते थे, फ्रेंच होते थे, ठीक है, लैटिन हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट होते थे जो हमारे हमें यहाँ पे पढ़ाए नहीं जाते। तो एक इंडियन के लिए ना ये क्वालिफाई करना ना बहुत ज़्यादा टफ काम होता था। और इसी से हमें हमारा एक क्वेश्चन पुराना आ जाता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले कौन से इंडियन है जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्या किया था, क्वालिफाई किया था? याद है कुछ? ऑप्शन नहीं ना देना, दिमाग में होना चाहिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। बट बट उस इंडियन का नाम क्या है जिनको फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली थी, जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है? अब काम से ऑप्शन किसी का नहीं मिलेगा। सत्येंद्र पी सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र पी सिन्हा हो गया। और इनको सत्येंद्र पी सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया कब था, तो याद है? कम से कम ईयर तो पता होना चाहिए। कौन से रिफॉर्म आए थे? रिफॉर्म का नाम क्या था, कुछ याद है? 1909। बिल्कुल, रिफॉर्म का नाम क्या था? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी 1921 में सिविल सर्विस एग्जाम को क्या किया था, क्वालिफाई कर दिया था। बट इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया और ज्वाइन कर दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। और उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सी आर दास। आपने लास्ट में आई थी, मुझे लगता नहीं क्लास लगाई होगी, पर अगर आपने लगाई होती सी आर दास के बारे में आपको क्या पता चलता? कि दोनों म्यूट कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, सी आर दास के बारे में आपको पता क्या चलता कि जो सी आर दास और एक और थे, हमारे लीडर थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया था, इंडियन सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है। और ये सोशलिस्ट पार्टी कौन थे जिन्होंने क्या किया था, काउंसिल एंट्री ली थी 1923 के आसपास, जब क्या होता गांधी जी को जेल हो गई थी। और चित्तरंजन दास उस पार्टी के क्या थे, लीडर बने थे। और जो मोतीलाल नेहरू थे इसके सेक्रेटरी थे उनके। तो चित्तरंजन दास के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये सुभाष चंद्र बोस के भी पॉलिटिकल गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास ही थे। ही बिकेम द मेयर ऑफ कोलकाता इन 1923। और सुभाष चंद्र बोस को 1923 में कलकत्ता का मेयर इन मार्च 1940। लास्ट सेशन में हमने बताया था कि 1939 में भी इनको क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप मिली थी। कहाँ पे? हरिपुरा में। और 1940 में भी इनको मिल गई थी प्रेसिडेंटशिप, इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। और इनको त्रिपुरी त्रिपुरी सेशन था। ठीक है। त्रिपुरी कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में, ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। त्रिपुरी सेशन में भी क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि मैं फिर से एक बार खड़ा होऊंगा। और ये खड़े भी हुए। और इनको
जीत भी मिली। इनको मिले थे 1548 समथिंग वोट, और अपोजिशन वाले को मिले थे 13 समथिंग, 08 मान लेते 2 मिनट के लिए, और एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। और इस मेंबर के पीछे किसकी बैकिंग थी? गांधी जी की। गांधी जी चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप लेते थे। उनको लगता था वायलेंस के थ्रू की वजह से इंडिया को फ्रीडम दिलाई जा सकती है, पर गांधी जी इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि सीतारामन को क्या किया था, अपनी जगह खड़ा किया था। और लास्ट में फिर देन अगेन यंगस्टर्स ज़्यादा थे वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सुभाष सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेड बना दिया जाएगा। तो उसके बाद जब गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये पटावी सीतारमन की हार नहीं है, ये मेरी हार है, तो इन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस ने कि देखो, बापू की हार मैं कराना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर बापू की हार होगी तो कांग्रेस को एक तरीके से फिर स्प्लिट आ जाएगा। तो इस टाइम वो स्प्लिट चाहता नहीं। मैं चाहती हूँ कि 1907 की तरह क्या हो जाए, स्प्लिट आ जाए वापस, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाए और मॉडरेट्स अलग हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ। उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोस कन्वीन्ड एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़। इट वॉज एन जॉइंट एफर्ट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड किसान भारत, सॉरी किसान सभा फॉरवर्ड ब्लॉक ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट डाला। और वहाँ पर उन्होंने क्या बोला बोस ने, कि हमें क्या करना पड़ेगा, आज़ादी लेनी पड़ेगी। और बोस कहाँ पे चले गए? बोस चले गए जर्मनी में। ठीक है, बोस केम टू बी कॉल्ड एज नेताजी। बोस जब जर्मनी में गए, वो हिटलर से सीधा जाके मिले। हिटलर से जाके जब उन्हें मिले तो उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ कौन लड़ रहा है? ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की और जर्मनी की चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, अलाइड फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्स। ठीक है, अलाइड फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्स। और आपको पता होना चाहिए अलाइड फोर्सेस कौन सी थी। अलाइड फोर्सेस होगी जैसे यूएस होगी, ब्रिटेन होगी, फ्रांस होगी, रशिया होगी। एक्सिस फोर्स कौन सी थी? जर्मनी होगी, इटली होगी, जापान होगी। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। और ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिटेन है उसके अंडर इंडियंस भी होंगे, इंडियन आर्मी क्या कर रही थी, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी। और जर्मनी का क्या था, काफ़ी हिस्सों में क्या करते ब्रिटेन को हरा दिया था। अब काफ़ी जगह में जब उन्होंने ब्रिटेन को हराया, तो प्रिजनर्स ऑफ वार उन्होंने साथ साथ क्या कर दिया, क्योंकि सरेंडर करवाते हैं जिस एरिया में लोगों को लगता है कि हम जीत नहीं सकते, वहाँ पे उनको करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। तो काफ़ी इंडियंस भी थे उन्हें सरेंडर करने वाले, जिनको प्रिजनर ऑफ वार बना दिया था। किसने? जर्मनी ने, जर्मन से। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के किसके पास? हिटलर के पास। उन्होंने बोला हिटलर को कि आप क्या करो, हमें इंडियंस वापस दे दो, जो आपने क्या किया, प्रिजन ऑफ वार रखे हुए। आप अगर वो मुझे दे दो तो मैं क्या कर दूंगा कि अलग फ्रंट से ब्रिटिशर्स पे हमला कर दूंगा। जब मैं अलग फ्रंट से ब्रिटिशर्स पे हमला कर दूंगा तो आप यहाँ पे लड़ते रहो। ऑब्वियस सी बात है, ये विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए भी, हम भी जीत जाएंगे, हमें इंडिया मिल जाएगा, तो आपके लिए ब्रिटिश हार जाएगा। उन प्रिजन ऑफ वार को जब उन्होंने छुड़ाया तो उसका नाम क्या दिया उन्होंने? मुक्ति सेना। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी एक प्रिजनर्स ऑफ वार को छुड़ा के, क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी? और आप बोलो कि हाँ यार, सुना तो हमने है कि बोस ने बनाई थी, बट बोस ने वहाँ पे जो सेना बनाई थी उसका नाम क्या था? मुक्ति सेना। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वार इन जर्मनी, ही गेव द स्लोगन। वहाँ पे उसने स्लोगन क्या दिया? जय हिंद, फ्रॉम द फ्री इंडियन सेंटर जर्मनी। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रेगुलर ब्रॉडकास्ट करने शुरू किए। बर्लिन, बर्लिन क्या है? जापान की, ओ सॉरी, जर्मनी की कैपिटल है। बर्लिन के रेडियो से उन्होंने क्या ब्रॉडकास्ट करनी शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, जब वो ब्रॉडकास्ट चल रहे थे इंडियन सुनते थे, और उनको उनके खिलाफ वो क्या करते, ब्रिटिश के खिलाफ वो जहर भरते थे कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने इंडिया को खत्म कर दिया, अंदर से खोखला करके रख दिया। विच एंथुसियाइज्ड इंडियंस, ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस क्या करेंगे, काफ़ी इसके समर्थन करेंगे। ओरिजिन एंड द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन नेशनल आर्मी आई कहाँ से है? आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन आर्मी आउट ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज ओरिजिनली दैट ऑफ मोहन सिंह। अब देखना कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? मोहन सिंह ने। और उस उन्होंने भी सेम दिमाग लगाया, सेम कंसेप्ट लगाया। उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, देखो ये इंडिया हो गया, यहाँ पे हमें पता है ये इसका इंडोमान निकोबार हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया इस एरिया में, इंडोनेशिया यहाँ पे, मलेशिया वगैरह। ठीक है, दो तीन कंट्रीज यहाँ पे आ जाती है। तो जापान ने क्या कर दिया था, उस हिसाब से यहाँ पे जापान फॉल करता है। जापान ने हमला किया था इस एरिया में, और जापान ने क्या किया, इस एरिया को कैप्चर कर दिया। देन अगेन यहाँ पे कौन थे? ब्रिटिशर्स।
और ब्रिटिशर्स तो खुद इतना लड़ते नहीं थे, उनकी जगह लड़ कौन रहा था, इंडियंस लड़ रहे थे, इंडियन आर्मी लड़ रही थी। जब इंडियन आर्मी लड़ रही थी और जापान की फोर्सेस पे हावी होगी, तो उन्होंने उनको सरेंडर करने के लिए बोला। अब उन्होंने सरेंडर किया तो उनको प्रिजनर ऑफ वार कौन मिले, इंडियंस। देन अगेन इंडियंस प्रिजनर ऑफ वार मिल गए। अब जब इंडियन प्रिजनर ऑफ वार मिल गए उन्हें जापान वालों को, तो मोहन सिंह गए कहाँ पे, जापानीज के पास। उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, आप क्या करो कि प्रिजनर ऑफ वार मुझे दे दो, और हम क्या करेंगे, एक आर्मी बनाएंगे, और जब हम आर्मी बनाएंगे तो हम इंडिया पे अटैक करेंगे। तो जापान वालों को लगा हाँ ये ठीक है, क्योंकि इंडियंस वैसे भी यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं, कहाँ पे जेल में। अगर ये हमला कर देंगे थोड़ा भी, अगर ब्रिटिश को क्या कर दें, वीक कर दें इंडिया में, तो हम क्या करेंगे उसी टाइम इन पे अटैक कर देंगे, इनसे इंडिया छीन लेंगे। उनका दिमाग इस तरफ से चल रहा था। द जापानीज हैंडेड ओवर द इंडियन प्रिजनर ऑफ वार टू मोहन सिंह, हु वाज ट्राई टू रिक्रूट देम इन इंडियन नेशनल आर्मी। अब याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है कि मोहन सिंह ने बनाई थी क्या, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, मुक्ति सेना। इंडियन नेशनल आर्मी गॉट द बूस्ट when the with the breakdown of Quit India movement in India in September in 1942. The first division of Indian National Army was formed with the 16,300 men. obviously बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुई तो उसी टाइम क्या मिला उनको भी, क्या मिल गया, बूस्ट मिल गया। अब हुआ क्या बेसिकली, जब मोहन सिंह ने बनाई, और मोहन सिंह ने क्या बोला था कि जब तक मुझे ना इंडिया से नेहरू, गांधी, ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, वल्लभ भाई पटेल, ये सब मुझे आने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक मैं इंडिया पे अटैक नहीं करने वाला। ये आर्मी इंडिया की आर्मी है, और मैं तब अटैक करूंगा जब वो मुझे अंदर से ऑर्डर देंगे कि हाँ भाई अब कुछ नहीं चल रहा है, काम करो, आप लेके आओ और हमें आज़ाद करवाओ, तो मैं तब अटैक करूंगा। पर जापानीज इतने पेशेंट नहीं थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जल्दी से जल्दी जाते हैं क्या, कि अटैक कर दें। तो उन्होंने बोला कि मोहन सिंह तुमसे ना हो पाएगा, हमें तो इस इंडियन नेशनल आर्मी की ना जो लीडर किसी और को बनाना पड़ेगा। तो एक इंसान थे जिनका नाम क्या था, द सेकंड फेज बिगन विद द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर। उनके आगे बात करते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे पहले गए, सिंगापुर में। बट बिफोर दैट, इन जून 1943, सुभाष चंद्र बोस अंडर द सूडोनेम, मतलब नकली नाम लगाया था उन्होंने, कौन सा, अब्बासिस हुसैन, रीच द टोक्यो एंड मीट द जापानीज प्राइम मिनिस्टर टोजो। ठीक है। अब वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर से भी जाके मिले। अब उनको जापानीज प्राइम मिनिस्टर के पास लेके कौन गया, ये इंसान, रास बिहारी बोस। ठीक है। अब रास बिहारी बोस क्या थे, वो इंडियन सिटीजन थे, और उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिशर्स ऑफिशियल पे हमला कर दिया था। तो ऑफिशियल शायद मर मर गया था। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इंडिया छोड़ दिया था, भाग गए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर पकड़े गए तो फांसी की सजा हो जाएगी। और ये कम से कम कब की बात है, 1912 के आसपास की बात है। अगर हिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ी हो तो आपको पता है, जब बाल गंगाधर तिलक 1908 से क्या हुए थे, जेल में चले गए थे 1913 तक। उसके बीच रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हुई है, और राज बिहारी बोस भी क्या थे, उनमें से एक थे जिन्होंने वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो राज बिहारी बोस तब जापान में भाग के चले गए, और जापान में जाके अब इतनी देर से वो रह रहे 1940s हो गया, अब वो एक क्या नेचुरल सिटीजन वहाँ के बन चुके। He founded the Indian Club of Tokyo and gave lectures on the evil of Western imperialism. वहाँ पे वो लेक्चर्स देते थे कि imperialism कितना बुरी चीज़ है। सुभाष चंद्र बोस became the supreme commander of Indian National Army on August 25। अब देखो, जापानीज को क्या चाहिए था, एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इंस्टेंट अटैक कर सके किसमें, इंडिया में जाके, ताकि इंडियंस क्या हो जाए, थोड़े कमजोर हो जाए। इंडियन कमजोर ना चाहिए, इंडिया में जो ब्रिटिशर है वो कमजोर हो जाए। देखो ब्रिटिश कमजोर हो गए तो हम क्या कर देंगे, इंडिया पर अटैक करके इंडिया को अपनी कॉलोनी बना। और ये बात इन सबको भी नहीं पता, ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प कर जाने की। तो जो रास बिहारी बोस थे, वो लेके गए किसको, सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि उनको पता था कि बोस क्या काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप के व्यू रखते हैं। वो उनको पता है कि वो स्ट्रगल के थ्रू ही क्या होगा, इंडिपेंडेंस मिलेगी, आराम से हमें मिलेगी। तो वो सुभाष चंद्र बोस को लेके गए टोजो के पास, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर के पास गए, जापानीज को चाहिए था एक मेंबर, क्योंकि उन्होंने मोहन सिंह को हटा चुके थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको सुप्रीम कमांडर बना देंगे इसका, इंडियन नेशनल आर्मी। और उनको बना दिया 25 अक्टूबर में। ऑन अक्टूबर 21, 1943, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया एट सिंगापुर। और उन्हें फ्री इंडिया की फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ पे बनाई, सिंगापुर में, जिसमें उन्होंने एच सी चैटर्जी को फाइनेंस मिनिस्टर रख दिया, एम ए अय्यर को ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रख दिया, लक्ष्मी स्वामीनाथन को वुमेन डिपार्टमेंट रख दिया। ठीक है। द फेमस स्लोगन उन्होंने वहीं पे दिया था, कहाँ पे दिया था, मलायन पेनिसुला में। क्या दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इंडिया में इस टाइम कहा था,
हर चीज़ सही लिखी होगी, 1943 में कहा था, इंडिया में इस टाइम कहा था, और आपको लगेगा हाँ, आपको तो एक ही चीज़ पता होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया होगा, ये डायलॉग दिया होगा, ये उन्होंने फेमस स्लोगन दिया होगा, कौन सा, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आपको लगा बिल्कुल आंसर ठीक है, पर वहाँ से गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में नहीं दिया था, वो मलायन पेनिसुला में दिया था। मलायन पेनिसुला कहाँ पे हो गया, इस टाइम मलेशिया में। इंडियन नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर्स वहाँ शिफ्टेड टू रंगून। फिर धीरे धीरे क्या कर दिया कि जैसे टाइम बीता तो मलाया से ऊपर चलते चलते आ रहे थे, थाईलैंड से होके पहले कंबोडिया से होके, थाईलैंड से होके, और म्यांमार की तरफ आ रहे थे। अगर आपको वर्ल्ड मैप का पता है, तो यहाँ पे ये मलायन पेनिसुला है, इसके ऊपर जाओ यहाँ पे थाईलैंड आ जाता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, और म्यांमार के इधर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हो रही है कनेक्ट हो रही है, ये होगी हमारी मणिपुर, ठीक है, ये हमारी होगी मिजोरम, ये नागालैंड होगी, ये ऊपर हमारी अरुणाचल प्रदेश होगी। एक बार वर्ल्ड मैप जरूर देख लेना, आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के बारे में, और इंडिया की थोड़ी साथ वाली स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपको पेपर में भी आता है शायद, कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो बर्मा है, म्यांमार है, वो इंडिया के राइट में पड़ता है जो लेफ्ट में पड़ता है, इसलिए आप एक बार एशिया के जो आसपास वाली कंट्रीज है वो भी देख लेना, और हो सके तो आप यूक्रेन के आसपास जो कंट्री है उनको भी देख लेना, क्योंकि आजकल यूक्रेन का हॉट टॉपिक चल रहा है, वॉर चल रही है वहाँ पे। एट द सेम टाइम इसराइल और पैलेस्टीन तो इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो भी इनका आसपास वाली कंट्री देख लेना, तो करने की कोशिश करें। और उन्होंने अपना क्या किया, अब हेडक्वार्टर शिफ्ट कहाँ कर दिया, रंगून में। अब कब किया वो, जनवरी 1944। देखो टाइम बीत रहा है, 1943 की बात चली थी, 1944 धीरे धीरे जब ऊपर आते जा रहे हैं यहाँ से, अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट करते जा रहे हैं, एंड आर्मी रिक्रूट्स वर टू मार्च देयर फ्रॉम देयर विद द वारक्राफ्ट। अब वार कराई क्या चल रही थी, दिल्ली चलो, वैसी बात है, दिल्ली चलो। हमने कहीं और भी सुना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने क्या बोला था, दिल्ली चलो, ठीक है, आपको ये याद है। On November 6, 1943, अंडमान निकोबार आइलैंड was given by the Japanese to Indian National Army। देखो इंडोमान और निकोबार आइलैंड जो इस टाइम हमारे पास है ना, ये हमें किसने दिए, जापानीज ने दिए थे, ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी को दिए थे। द आइलैंड्स वर, उनको क्या नाम चेंज कर दिया गया था, क्या, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, और बेसिकली क्या था, 2 साल पहले ना इन तीनों आइलैंड के नाम फिर से चेंज किए हुए, जिसका नाम था नील द्वीप, उसको हमने बना दिया शहीद द्वीप, बना दिया उसका नाम, ठीक है। अब तो एक था हमारा कौन सा, एक नील द्वीप बना दिया था, एक सुभाष चंद्र बोस, एक बोस द्वीप बना दिया था हमने, और एक स्वराज द्वीप, ये तीन तीन हमने क्या आइलैंड के नाम रख दिए थे। अब एक बार इंटरनेट से चेक कर लेना, ठीक है। ऑन जुलाई 6, 1944 सुभाष चंद्र बोस एड्रेस द महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ द नेशन। अब आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा, जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, उनको किसने बोला था, किसने एड्रेस किया था, कि गांधी जी आप क्या हो, फादर ऑफ नेशन हो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस क्या थे, गांधी जी के खिलाफ थे, हाँ उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, उनको लगता था कि नहीं, गांधी जी गलत सोचते, गांधी जी को लगता है कि हर चीज़ आराम से कर दी जाती है, आराम से स्ट्रगल के बिना कुछ काम नहीं होता है, और अगर गांधी जी को लगता है कि हर चीज़, आवाज़ आपको क्लियर आ रही थी पहले क्या, हाँ मॉम, अब आ रही है ठीक, ओके ओके। तो अगर आपको लगता है कि आराम से बोलने से, अगर नॉन वायलेंस से आज़ादी मिल सकती है, तो आप एक बार जाके ब्रिटिशर्स से क्यों नहीं बात करते हो, हाँ सारी की सारी हम क्यों करें, हाँ नॉन वायलेंस सबके सब हम क्यों दिखाएं, किसी और को भी दिखानी चाहिए, ब्रिटिशर्स को भी दिखाना चाहिए कि हाँ भाई इंडियंस बेचारे, इनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो उन्होंने कहा किया था, फ्रॉम आज़ाद हिंद रेडियो, फर्स्ट पर्सन टू कॉल गांधी फादर ऑफ नेशन। अब आपको पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ नेशन फर्स्ट टाइम किसको कहा था, किसने कहा था, पूरा वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, राजगोपालाचार्य, इस डाल देंगे सुभाष चंद्र बोस, और आप बोलोगे सुभाष चंद्र बोस तो गांधी जी के खिलाफ लगता है हमें, क्यों, क्योंकि वो इतने वायलेंट थे, तो वो तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बंदा वहां पे अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता, किसी तरह एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो कि हाँ इस नाम को निकाल देते हो, सुभाष चंद्र बोस को मत निकाल देना, ठीक है, दिमाग में रख रखना। आजाद हिंद फोर्स क्रॉस द बर्मा बॉर्डर एंड स्टूड ऑन इंडिया सॉइल ऑन मार्च 18, 1944। द इंडियन नेशनल आर्मी यूनिट सब्सिक्वेंटली एडवांस अप टू कोहिमा। कोहिमा कहाँ पे पड़ती है, हम्म, हम्म,
सेम नाम है ना, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, एक ही बात है, कोई बात नहीं है। फिर वो कहाँ पे पहुंचे? कोहिमा। कोहिमा किसकी कैपिटल है? आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, हमारी स्टेट में, सॉरी हमारी कौन सी स्टेट की कैपिटल है कोहिमा? इम्फाल की स्टेट की कैपिटल है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन डाल के ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो आपको दो तीन कैपिटल डाल दें तो आई थिंक 80 to 85% बंदे का जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी याद रखना आप। नागालैंड की कोहिमा, इम्फाल किसकी है? ठीक है, याद रखना। ऑन अप्रैल 14 कर्नल मलिक of the Bahadur Group hosted international flag for the first time on Indian main soil। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब इंडिया में एंटर हुए, उन्होंने मणिपुर में जाके इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया था? झंडा लहराया। ठीक है, और कब वो किया? और वहां पे कौन कौन से नारे लगने शुरू हो गए? जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद। नेताजी का खिताब किसने दिया था? हमारे नेहरू, अपने सुभाष चंद्र बोस को। हाँ, प्रिजनर ऑफ वार थे जो। कहाँ पे थे जो? जर्मनी में। जर्मनी के जो प्रिजनर ऑफ वार थे, जिनसे मुक्ति सेना बनी थी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने आगे खिताब फादर ऑफ नेशन किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। अब ये चीजें याद रखते जाना। देखो, ऑन 15 अगस्त 1945 द सरेंडर ऑफ जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, एंड विद दिस इंडियन नेशनल आर्मी आल्सो सरेंडर। अब आप बोलोगे 15 अगस्त 1945 को ऐसा क्या हो गया कि अचानक जापान जीत रही है, सब कुछ कर रही है, तो उन्हें सरेंडर क्यों कर दिया? और इसका आंसर क्या है? यस, एक मोटा आदमी है उसका आंसर। और कौन सा है? एक छोटा बच्चा और एक मोटा आदमी इसका आंसर है। बता सकते हो ये क्या है? हाँ, एटम बम के नाम थे। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम डाल दिया जैसे ही हुआ, दो बम बैक टू बैक डाले, और क्या हो गया कि जापान को पता चल गया कि नहीं भाई, ये वार जीती नहीं जा सकती है। जैसे उन्होंने सरेंडर किया, अब मोस्ट ऑफ उनको सप्लाई, हर चीज़, वेपन शैपन सब किससे मिल रहे थे? जापान से मिल रहे थे। जैसे जापान ने सरेंडर कर दिया, तो इंडियन नेशनल आर्मी ने भी साथ साथ सरेंडर कर दिया। और जब वहां पे सरेंडर किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां से फरार होने की कोशिश की, और बट किसी एयरप्लेन क्रैश में ताइवान में उनकी क्या होगी? डेथ होगी। ठीक है, अभी भी इसके बारे में काफ़ी टीवी सीरीज वगैरह बनी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई है, बट इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। हमें तो अभी तक इतना ही पता कि डेथ हो गई थी। टू स्टैंड्स ऑन नेशनल अपराइजिंग। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। टू बेसिक स्टैंड्स ऑन द नेशनल अपराइजिंग कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल तो खत्म हो रहा था, लेकिन जो दो लास्ट के नेल्स ठोके गए ना, वो किस रीजन की वजह से किए गए? नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, increasingly accompanied by criminal violence, culminating in freedom and the partition। अब देखो, culminating in the freedom and partition। अब क्या हो रहा था कि दिन भर दिन ना कम्युनल वायलेंस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तरफ से मुस्लिम लोगों को भड़का रही थी, लोगों को कोई ना कोई फैक्टर ऐसा आ ही रहा था जिससे क्या हो रहा था कि अनरेस्ट बढ़ रही थी इंडिया में। Sporadic, localized, and often extremely militant and united mass action by the workers, peasants, and state people, which took the form of countrywide strike waves। अब साथ ही साथ क्या चल रहा था कि अचानक से किसी जगह ना काफ़ी एक्सट्रीमली मिलिटेंट एक्टिविटीज होती थी। क्या करते? वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते थे, पेजेंट्स इकट्ठे शुरू हो गए, लोग इकट्ठे शुरू हो गए, वर्कर्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, और उन्होंने क्या किया, कभी हड़ताल कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, क्योंकि अब ना हर किसी को पता चल गया था हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। ठीक है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले ना 20-30 सालों में सिर्फ उनको यही बताया गया, उनको बोला गया कि हमें आज़ादी लेनी है, हमें कैसे लेनी है वो भी उनको सब तरीके बताए गए। अब उनको बताने की जरूरत नहीं है, अब उनको सब कुछ पता है। अब जब ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को सब पता है कि हमने क्या करना है, तो कभी भी जिसको लगेगा कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए, 10 आदमी हम हैं, क्योंकि यंगस्टर्स आपको पता ही है, यंगस्टर्स क्या करेंगे? यहाँ पे मैं खड़ा जो और अपने 10 दोस्तों को बोलूँ कि हमने ये करना है, तो हम कोई ना कोई पंगा करके आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कभी कभी लोकल एरिया से ही क्या होते हैं, काफ़ी पंगे होने शुरू हो गए।
दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वाज ओकेजन्ड बाय द इंडियन नेशनल आर्मी रिलीज्ड मूवमेंट, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। ठीक है, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी रिलीज मूवमेंट। अब देखो, इंडियन नेशनल आर्मी के ना क्या हुआ था कि यहाँ पे जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडियन नेशनल आर्मी ने, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि आप इंडियंस होके हमारे खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको तो सजा देनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ क्या होना शुरू हो गया कि रेड फोर्ट में ना इनका केस लड़ने शुरू हो गए, इनके केस चलने शुरू हो गए इनके खिलाफ। जो इनके लीडर्स थे उनको फांसी देना शुरू कर दिया, जो इंडिया के खिलाफ इधर इधर अटैक करने आ रहे थे उनको उनको फांसी देना शुरू कर दिया। तो इंडियन नेशनल रिलीज मूवमेंट स्टार्ट होगी। क्या कि लोगों ने क्या बोला कि ये आप अपनी मातृभूमि को छुड़ाने के लिए क्या कर रहे थे, ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप इनको फांसी कैसे दे सकते हो, इनको कोई फांसी नहीं देनी है। तो वहां पे वो मूवमेंट अलग से स्टार्ट होगी। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। देखो, रॉयल इंडियन नेवी जो रिवॉल्ट है ना, ये रिवॉल्ट माना जाता है कि इस टाइम जाके ब्रिटिशर्स को क्या लग गया था कि अब इंडिया पे ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया पे जो कंट्रोल किया जा रहा था वो किस चीज़ की हेल्प से किया जा रहा था? आर्मी की वजह से, नेवी की वजह से। ठीक है, जब आप, अगर आपसे लोग खफा हैं, लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आप आर्मी की हेल्प से सबको सप्रेस कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। लेकिन जब आर्मी ही आपकी बात मानना बंद कर देना, तब आप कुछ नहीं कर। ठीक है। ये रॉयल, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रॉयल नेवी के बारे में। फिर अब बहुत आगे मोमेंट आई। ठीक है, तेबांग मोमेंट आई, वर्ली रिवॉल्ट है, पंजाब किसान मोर्चा, त्रावणकोर के रिवॉल्ट, ऐसे चलते गए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिवॉल्ट होते गए। ठीक है, आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। वेबल प्लान बैक्ड बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश फेल्ड एट द सेम टाइम। मैंने लास्ट टाइम वेबल प्लान बताया था, उसको बताया भी था कि वो फेल क्यों हो गया था। और वहां पे अब कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक आ गया था, क्योंकि अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया को आज़ाद कैसे किया जाए, क्योंकि अब कोई मानने के तैयार नहीं था ना। इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्या थी, मानने को तैयार थी उनकी बातें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ना तैयार नहीं थी वो। और एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थी, वो बोलती थी हमें पाकिस्तान चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते वो। लेबर पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। अब कौन सी आ गई है? लेबर पार्टी 1945 में। अब जो इलेक्शन हुए ना, जो लेबर पार्टी है ना, वो ज़्यादातर किसकी हेल्प करती थी? इंडियंस की हेल्प, क्योंकि वो थोड़े लिबरल थे। ये कंजर्वेटिव क्या चाहते थे कि इंडियन हमारी कॉलोनी बनी रहे। लेबर पार्टी ही वो इतना वो चाहती नहीं थी, वो इंडियंस के साथ हेल्प करना चाहती थी। इस लेबर पार्टी की वजह से ही एक चीज़ हुई थी पहले भी, याद है कुछ क्या हुआ था? कोई एक चीज़ 1929 में होने वाली थी, पर उसको 1927 में कर दिया गया था। कौन सा रिफॉर्म? कौन सा रिफॉर्म आया था? साइमन कमीशन जो आने वाली थी, क्योंकि वो 1929 में उसने आना था, पर उन्हें 1927 में आ गई थी। क्यों? क्योंकि 1928 में इलेक्शन होने वाले थे और कंजर्वेटिव्स को लग रहा था कि लिबरल पार्टी आ सकती है 1928 में। और अगर हमने ये जिम्मेदारी किसको दे दी, लिबरल्स को दे दी, तो कहीं वो कोई ब्लंडर ना कर दे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि लेबर पार्टी उस टाइम बन गई। और इन अगस्त 1945 इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज वर अनाउंस्ड। ठीक है, अब एट द सेम टाइम अगस्त 1945 में बोला कि इलेक्शन अनाउंस होंगे। इट वाज अनाउंस्ड एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वीन्ड आफ्टर दिस इलेक्शन। उन्होंने बोला कि अब जो इलेक्शन हो रहे 1945 में इंडिया में, इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में अगर आपने कब सुना होगा? आपको पता नहीं है, शायद इतना पता ना चला हो, पर इसके बारे में आपने सुना होगा। याद है इस डेट को कुछ हुआ था? क्या लगता है क्या हुआ? जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्या लेना देना है? उसका लेना देना ये है कि जब ना आर्टिकल 370 आया था, आर्टिकल 370 क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविजन आई थी, जिसमें ने बोलता कि जे एंड के का कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड वगैरह, कॉमर्स को लेके बाकी सब क्या, जे एंड के पास पूरी पावर है, बट वो टेम्परेरी थी।
उन्हें बोला थोड़ी देर के लिए हम आपको ये पावर देते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, ये आपको कभी भी छीन ली जा सकती है। वो ये पता कैसे चलता है कि वो टेम्परेरी प्रोविजंस थी, क्योंकि वहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम लिखा था ये टेम्परेरी प्रोविजन है, तभी हमें पता चलता है। तब बोलते हैं 370 नहीं हटाया जा सकता, ऑफकोर्स हटाया जा सकता। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो वहां पे लिखा हुआ है ये टेम्परेरी प्रोविजन है, बट ब्रिटेन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हटा भी नहीं पा रहे थे, वो टेम्परेरी प्रोविजन था तो कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वहां पे उन्होंने लिखा था कि आर्टिकल 370 को रिमूव कैसे किया जा सकता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली भी नहीं, असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हटा सकती उसको। कौन हटा सकती है? उसको हटा सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उन्हें लगा था कि अभी हमें आज़ाद, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी क्या? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी बेसिकली जो 2.5-3 साल लगा के एक असेंबली बनाई गई थी, जो क्या कर रही थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही थी। उससे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी, इसके बारे में भी सोच लेगी कि हमने क्या करना है, जम्मू के कश्मीर के बारे में क्या करना है। बट जब बिल्कुल इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्हें चुने गया था। इलेक्शन अब यहाँ पे लिखा नहीं है। In August 1945, election to the Central and Provincial Assembly were announced, and in September 1945, it was announced that the Constituent Assembly would be convened after election. बस Constituent Assembly के मेंबर कहाँ से आएंगे? Provincial Assembly, Central Assembly दोनों से आएंगे। ठीक है, अब जो Constituent Assembly थी J&K की मैं बात कर लेता हूँ अभी। प्रोविजंस जो थे, उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, जब Constituent Assembly चाहेगी तो क्या कर सकती है, वो टेम्परेरी प्रोविजन हटा सकती है। बट जैसे ही हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कर दिया, डिसेंबल कर दिया। ठीक है, अब वो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही नहीं तो उन्हें बोला कि 370 को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहे चली गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके इक्विवेलेंट है? लेजिस्लेटिव असेंबली के इक्विवेलेंट है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इक्विवेलेंट है क्या? जो हमारे सीएम के लिए इलेक्शन नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और उन्होंने बोला कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो इस टाइम डिसॉल्व है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, 370 को हटा सकता है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 को रिमूव किया। ठीक है, मुझे लगता नहीं इसके बारे में आपको ज्यादा बात करनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आपको पता चल गया ना कि जो लॉ बनाने के लिए आएगा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आएगी। वाई द चेंज इन गवर्नमेंट एटीट्यूड? अब देखो, आप तो बोलो कि इससे पहले तो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो चाहती नहीं थी कि हम इसको छोड़े, इंडिया को छोड़े। बट अब एट द इतनी जल्दी जल्दी वो क्यों चाहते हैं कि हम इंडिया को छोड़ दें? एंड ऑफ द वर्ल्ड रिजल्टेड इन चेंज इन बैलेंस ऑफ द ग्लोबल पावर। अब क्या हो गया कि ग्लोबल की जो पावर है ना, डिफरेंट डिफरेंट, अब पहले किसके पास पावर होती थी ज्यादा ग्लोबल में? फ्रांस के पास होती थी, यूके के पास होती थी। बट अब ना वो पावर शिफ्ट हो रही है, अब किसके पास आ गई है? यूएसए एंड यूएसएसआर के पास। अब जो दो सुपर पावर्स इमर्ज होकर आई हैं वो यूएसए यूएसएसआर है, और दोनों, बोथ ऑफ विच फेवर फ्रीडम ऑफ इंडिया, और दोनों चाहते थे कि इंडिया को फ्रीडम मिले। ठीक है, यूएसए भी स्टार्टिंग में चाहता है बिल्कुल इंडिया को फ्रीडम मिले, और वो फोर्स कर रहा था ब्रिटेन को, क्या कह रहे कि आप क्या करो, इंडिया को फ्रीडम दो। न्यू लेबर गवर्नमेंट वाज मोर सिंपैथेटिक टू इंडियन। अभी मैंने बोला आपको कि जो लेबर गवर्नमेंट है, जो लिबरल्स हैं, वो सिंपैथेटिक थे इंडियन की डिमांड के लिए। थ्रू आउट यूरोप देयर वाज अ वेव ऑफ सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम सोशलिस्ट की वेव चल रही थी। सोशलिस्ट के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि कंजर्वेटिव क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होते हैं, कम्युनिस्ट क्या होते हैं। एक बार आप पिछली वाली क्लास वापस देख लेना, क्योंकि उसमें 10 एक मिनट ऐसी फालतू में वेस्ट हो जाएंगे। ब्रिटिश सोल्जर वर वेरी एंड टायर्ड एंड द ब्रिटिश इकोनॉमी ले शैटर्ड। ऑब्वियसली बात, अगर आप इतनी बड़ी वार लड़ रहे हो, आपके रिसोर्स 5 साल 6 साल आपने लगातार वार लड़ी है, आपके रिसोर्स कितने ज्यादा क्या हो गए, खत्म हो गए आप। और एक टाइम के बाद ना वार लड़ लड़ के आप तंग हो जाते हो, कितने लोग मर चुके हैं, तो आप चाहते हो ज्यादा देर वार चले। ऑफिशियल फियर दैट अनदर कांग्रेस रिवॉल्ट, और एट द सेम टाइम ऑफिशियल्स को लग रहा था कि इस टाइम अगर कांग्रेस ने कोई रिवॉल्ट किया ना, कैसे वाला, 1942 वाला, कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला, तो ना सिचुएशन को ना हैंडल करना बहुत मुश्किल, but much more dangerous because likely combination of attack and on communication, Hungarian revolts, labor troubles, army disaffection joined the government officials and the police in the presence of Indian National Army men with some military experience। अब देखो, आप उनको पता है कि अब क्या, सबके सब लोग तंग आ चुके हैं इंडिया में जो रहने वाले, लेबर से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके मिलिट्री पर्सन से लेके सब तंग आ चुके हैं। और अगर हम इस टाइम अगर वो सबके सब इंडिया के साथ मिल गए ना, तो हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इलेक्शंस वर इनएविटेबल वंस द वार एंडेड।
ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जैसी वार खत्म हुई इलेक्शंस तो उन्हें करवाने थे। सिंस द लास्ट इलेक्शन हैड बीन हेल्ड, क्यों लास्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे? 1934 में हुए थे सेंटर में, और 1937 में हुए थे प्रोविंसेस में। इलेक्शन कैंपेन बना बना छोड़ो। इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाई जाती थी? इंडियन नेशनल ट्राइब्स पे चलाई जा रही थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन, अब इलेक्शन रखे गए कब? 1945 से 46 में। इलेक्शन कैंपेन फॉर नेशनलिस्टिक गेम। अब नेशनल, ऑब्वियसली बात है कि आपके देश में हर जगह के चल रहा है, ब्रिटिश अगर नेशनल आर्मी को क्या कर रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आपका आएगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जो आप डिमांड करते हो, मतलब लोगों को बताते हो कि हम आगे जाके क्या क्या चीज़ों पे काम करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने इसी पे कैंपेन में लगानी है, उन्होंने बोलना है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, उन्होंने कैंपेन कैसे करनी है, जो इंडियन नेशनल आर्मी की ट्रायल्स हो रही हैं वो ना हो, उनको फांसी ना मिले, उनको बचाया जा सके। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इलेक्शन कैंपेन was that it sought to mobilize the Indian against the British. The election campaign expressed the nationalist sentiment against the British and the state repression of the 1942 Quit India upsurge. This was done by glorifying, अब ये कैसे उसको एक्सप्रेस करे थे? मार्टर्स जो हुए थे उनको ग्लोरीफाई करके, एंड कंडेमनिंग द ऑफिशियल्स। और कांग्रेस क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स थे, उनके ऊपर केस चल रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी एजिटेशन अ लैंडमार्क ऑन मैनी काउंट। अब इंडियन नेशनल आर्मी की जो एजिटेशन थी, अब उसके बारे में बात करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी डे कब किया जाता है? 12 नवंबर को किया जाता है। और एक वीक इंडियन नेशनल आर्मी का किया जाता है क्या? 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर। नर्व सेंटर ऑफ एजिटेशन वर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। ये जो ट्रायल्स चल रही थी ना, उनकी वजह से क्या हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट जगह कभी हड़ताल कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे। वो बोलते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, आप उनको फांसी दे रहे हो, आप उनको जेल में डाला, सबको बाहर निकालो, छोड़ो। ठीक है। वो प्रिजनर्स ऑफ वार थे एक टाइम पे, वो आपके लिए लड़े थे। अब वो इधर भी आ रहे तो हम इंडियंस को बचाने के लिए आए थे, वो इंडिया को आजाद कराने आ रहे हैं और आप उनको फांसी दे रहे हो। ये उनका पॉइंट था। और ये कहाँ कहाँ चल रहे थे एजिटेशन, कहाँ कहाँ चल रहे थे? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, टाउन्स ऑफ पंजाब। कैंपेन स्प्रेड टू द डिस्टेंस प्लेस सच एज कोर्ग, बलूचिस्तान, असम। दिस फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्लूडेड फंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय मैनी पीपल। अब 3 अफसर जाए, उसके बाद ब्रिटिश को लगा कि नहीं, बहुत हो गया। अब तो मतलब जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, एक क्या, ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की। तो ट्रायल चल रही थी तो लोगों को बहुत गुस्सा था इस चीज़ का कि इंडियंस को फांसी वगैरह हो रही है। सेकंड चीज़ क्या थी? इंडियन नेशनल आर्मी, राशिद अली को ना जब क्या कर दिया गया, उन्होंने 7 साल की सजा दे दी। ठीक है। उस टाइम उनको और गुस्सा बढ़ गया। और एट लास्ट क्या हुआ? रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो नेवी वाले थे ना, इंडियन नेवी, उनके साथ ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, उनका बहुत गंदा सलूक किया जा रहा था उनपे। उनको खाना खाने के लिए सही नहीं मिल रहा था, वो इतने बुरे कंडीशन में लड़ाई कर रहे थे, उनके अकोमोडेशन की जगह अच्छी नहीं थी। तो एक इंडियन जो सोल्जर था, जो नेवी का, उसने क्या कर दिया कि सबमरीन के ऊपर ना खरोच के लिख दिया क्या, कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ठीक है। जब उसने ये लिखा, उसको पकड़ा गया, उसको सजा कर दी गई उन्होंने। तो इस बात से क्या हो गया कि इंडियन रॉयल नेवी पे क्या उन्होंने, जो इंडियंस थे सबके सामने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। ठीक है। अब इन चीज़ों से हुआ क्या? fearless action by the masses was the expression of the militancy in the popular mind। क्योंकि उस टाइम लोगों को डर खत्म हो गया था, उन्हें बोलता कि ब्रिटिशर्स जाएंगे जाएंगे, हमें मारना है, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवॉल्ट इन द आर्मी फोर्स हैड द ग्रेट लिबरेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। क्योंकि जब ना आर्मी जो आपको क्या कर रही है, ब्रिटिश एम्पायर बनाने में हेल्प कर रही है, अगर आर्मी आपके खिलाफ हो गया तो लोगों को लगता है हाँ भाई, अब आर्मी भी हमारे साथ आ गया तो हमें डरने की जरूरत नहीं। और एट द सेम टाइम जो हमने बात किया भाई, क्या ये चीज़ जो थी ना, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट वाज सीन एज अ मेन इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स को लगे कि नहीं भाई, अब इंडियंस की मर्जी के बिना उन पर रूल नहीं किया, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन पर रूल। अब इलेक्शन किया उन्होंने, वो इलेक्शन की रिजल्ट क्या आया कि 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट किसको मिल गया? कांग्रेस को मिल गया। आउट ऑफ 57, ठीक है, 102 सीट्स थी, जिसमें से 57 किसने कैप्चर कर दी? सेंट्रल असेंबली में कांग्रेस ने कैप्चर कर दी। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन इट गॉट द मेजोरिटी इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट इन बंगाल, सिंध एंड पंजाब। अब जो सेंटर में था ना, सेंटर में जो 102 में से उन्होंने कितने किए? 57% उन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर दी सीट्स।
बट जो प्रोविंशियस मतलब क्या कि जो स्टेट इलेक्शन हो रहे थे उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, सब में मेजोरिटी आ गई थी एक्सेप्ट किसमें, बंगाल में उनकी मेजोरिटी नहीं आई, सिंध में उनकी नहीं आई और पंजाब में नहीं आई। द कांग्रेस मेजोरिटी प्रोविंसेस इंक्लूड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस एंड असम विच वर बीइंग क्लेम्ड बाय द पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बोला कि हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस भी चाहिए, असम भी चाहिए। वो बाद में उन्होंने क्लेम किया था, आगे हम पढ़ेंगे उस टाइम देखते हैं। और एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग की क्या परफॉर्मेंस रही, अब उनको मुस्लिम वोट कितने मिल गए 86.6%। इट कैप्चर 30 रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली। इंडियन नेशनल आर्मी ने कितने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 57 सीट, सेंटर में इन्होंने कितने की 30 रिजर्व सीट इनको पूरी की पूरी मिल गई। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन इट गॉट मेजोरिटी इन बंगाल एंड सिंध। देखो जो सिंध था और बंगाल था इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं मिली ना मेजोरिटी, तो मेजोरिटी किसको मिली है, इंडियन मुस्लिम लीग को। अनलाइक कि 90 जब 1937 के इलेक्शन हुए थे ना, इनको कहीं भी मेजोरिटी नहीं मिली थी, इन्होंने उल्टा क्या किया था लास्ट टाइम, कोलिशन करके गवर्नमेंट बनाई थी। बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार लीग क्लियरली एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ डोमिनेंट पार्टी अमंग द मुस्लिम। उसने आपको क्लियर कर दिया कि हम एक डोमिनेंट पार्टी है। इन पंजाब आ यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली कोalition अंडर खिजर हयात खान एज्यूम्ड पावर। ठीक है, पंजाब में इन्होंने किया। और सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अब इलेक्शन के फीचर्स देखते हैं। इलेक्शन विटनेस्ड कम्युनल वोटिंग इन कंट्रास्ट टू द स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश यूनिटी शोन इन द वेरी सबसर्च। अब इंडियंस की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, इंडिया जब भी किसी कोई बाहर की प्रॉब्लम आती है उसको फेस तो करता है, बट जैसी बाहर की प्रॉब्लम चली जाती है तो इंडियन हम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और एट द सेम टाइम जो लिमिटेड फ्रेंचाइज मिली थी, लेस देन 10% लोगों के पास क्या थी, आज़ादी थी वोट करने की। और हम ज़्यादातर किस बेस पे वोट करते हैं, हम वोट करते हैं कम्युनल बेस्ड, हम कास्ट के बेस्ड पे वोट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इन इंडिया वी डोंट कास्ट वोट, वी वोट अवर कास्ट। ये आपने सुना होगा शायद। तो द कैबिनेट मिशन, अब देखो क्लीमेंट एटले ये कौन था उस टाइम का, ये वहां पे उसका उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था। और क्लीमेंट एटले ना सेम पर्सन है जिसने क्या लाया था कैबिनेट मिशन, याद रखना। गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन February 1946 द डिसीजन टू सेंड अ हाई पावर्ड मिशन टू द 3 ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, वाई ब्रिटिश विड्रॉल सी मैम, अब ब्रिटिश क्या होना ही था, क्यों अब क्यों लग रहा था कि ब्रिटिश को जाना ही पड़ेगा। ऑन द ईव ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान द कांग्रेस डिमांडेड दैट द पावर बी ट्रांसफर्ड टू वन सेंटर। देखो सबसे बड़ी बात क्या थी, जब अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमें जाना है, हमने क्या करना है, आपको पावर ट्रांसफर करनी है, तो हम उसके बाद चले जाएंगे। पर कांग्रेस क्या बोल रही थी, कांग्रेस बोल रही थी कि देखो आप जब पावर ट्रांसफर करोगे ना, पूरे के पूरे इंडिया की ना सिर्फ एक सेंटर को आप करके, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात आप याद कर रखना, इसके बाद ना जितने मिशन आने वाले हैं ना, जितने भी प्रपोजल आने वाले हैं, कांग्रेस की डिमांड होगी एक ही सेंटर हो, उसी के पास क्या हो, उसी के अंडर सब कुछ आ जाए। ठीक है, एट द सेम टाइम उनकी डिमांड होगी जो प्रिंसली स्टेट है वो की पूरी वो भी अंदर आ जाए मुस्लिम लीग से। जैसे मुस्लिम लीग डिमांड करेगी हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, वो ना हो, सबका सब क्या हो, एक ही अंडर आ जाए, प्रिंस का एरिया अंदर आ जाए, सब कुछ अंडर आ जाए। मुस्लिम लीग अब से डिमांड करना शुरू की हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, और प्रिंसली स्टेट को कोई इंटरेस्ट नहीं था इनके साथ ऐड होने का। ये आप 3 चीज़ें याद रखना। अब हम आगे देखते हैं। द कांग्रेस डिमांडेड दैट द पावर बी ट्रांसफर टू वन सेंटर एंड दैट माइनॉरिटीज डिमांड्स बी वर्कड आउट ऑफ द फ्रेमवर्क रेंजिंग फ्रॉम autonomy to Muslims majority provinces to self determination or secession from the Indian Union, but only after the British left। जब कैबिनेट मिशन आया ना, उस टाइम कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने बोला कि देखो आप क्या करो, ब्रिटिशर्स को बोला, उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स आप क्या करो, जो पावर है वो प्रॉपर हमें ट्रांसफर कर दो और आप चुप करके चले जाओ, आपका हमारा कोई लेना देना नहीं। जब आप चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, उस टाइम जो मुस्लिम मेजोरिटी पोर्शन है उनको हम सेल्फ डिटरमाइन करने का मौका देंगे। हम उनको बोलेंगे अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो तो हम आपके साथ रहते हैं, हम आपको अपने साथ रखेंगे। बस कुछ चीज़ें क्या कर लेंगे, जैसे देखो जैसे जे.एंड.के क्या थी, इंडिया के साथ थी, बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या थी वो क्या कर पा रहे थे,
खुद अपने लॉ बनाते थे, हर चीज़ करते थे। बस कुछ चीज़ें क्या थी, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए। ये क्या कर रहा था, ये सिर्फ पूरा इंडिया इनका चला रहा था, बाकी हर चीज़ JNK कौन कर रहा था, JNK खुद कर रहा था। वैसे ही उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप हमसे अलग भी होना चाहते हो तो हम, डिफेंस हो गया, ये दो तीन चीज़ें हम कॉमन रखते हैं, तो बाकी आप अपना अलग हो सकते हो। अगर आप इंडिया के बीच रहना चाहते हो तो आप इंडिया के बीच ही रहो। बट हम पहले क्या कर लेते हैं, कम से कम यहाँ पे तो यूनिटी दिखा के एक बार हम क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन रीच दिल्ली ऑन 24 मार्च 1946। इट हैड प्रोलॉन्ग डिस्कशन विद इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टीज एंड ग्रुप्स ऑन द इशू। उन्होंने किस किस चीज़ में बात की, इंटरिम गवर्नमेंट बनने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, गिविंग फ्रीडम टू इंडिया। इन चीज़ों में, दो चीज़ों में बात हुई। अब जो कैबिनेट मिशन है उसके पॉइंट्स क्या थे, मेन पॉइंट क्या है कैबिनेट मिशन के। उन्होंने बोला कि हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्ट करते हैं डिमांड किसकी, जो फुल फ्लैश्ड पाकिस्तान की, हम आपको पाकिस्तान, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये बात बोली है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, एक ग्रुपिंग करेंगे हम। अब ग्रुपिंग क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शन। 3 तरीके से हमने क्या कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया। जैसे देखो क्या, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, पहले क्या होता था, इंडिया इस तरीके से कुछ दिखता था, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, हम क्या करते हैं, 3 तरीके की हम ग्रुपिंग कर देते हैं। अब हमने ग्रुपिंग किस हिसाब से करनी है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस कौन कौन सी होगी, ये मद्रास है, ठीक है, ये बॉम्बे होगी, यूनाइटेड प्रोविंस ये होगी, ये पंजाब होगी, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस होगी, ये नीचे सिंध होगी, ये गुजरात होगी, उड़ीसा होगी, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस ये होगी, ठीक है, असम ये होगी। ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको 3 ग्रुप में क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, ये ग्रुप होगा, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हो गया A B C। उन्होंने बोला कि इस एरिया में जितनी भी आ रही हैं, कौन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है, उसको हम ए में डालते हैं, प्रोविंसेस आ रही हैं उसको हम, जी जी, क्या हो गया, देखो, इनके बीच ना जितनी भी आ रही हैं, जैसे यहाँ पे जम्मू आ रही है, जम्मू कश्मीर आ रही है, ठीक है, यहाँ पंजाब एरिया आ गया, ये नीचे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ऊपर यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ये सब एरिया जो है ना, ठीक है, ये सॉरी यूनाइटेड प्रोविंस, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और ये हो गया सेंट्रल प्रोविंस, हो गया हमारा मध्य प्रदेश। उन्होंने बोला कि ये सारा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कौन सा वाला है, हिंदू मेजोरिटी एरिया। हिंदू मेजोरिटी एरिया को हम क्या रखते हैं, पूरा ए। अब 2 एरिया ऐसे हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी है, ये हो गया बी वाला, मुस्लिम मेजोरिटी, और एक सी एरिया कौन सा हो गया, मुस्लिम मेजोरिटी।
उन्होंने बोला कि हम ऐसे ग्रुपिंग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैसे ला लाएंगे? सबसे ला लाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि सभी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस होगी, सिंध होगी, पंजाब होगी, बंगाल होगी, मद्रास होगी, यहाँ पे बॉम्बे होगी, गुजरात होगी, जो भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब के सब क्या करेंगी, ये प्रोविंसेस अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, एक सिंपल सा, जिसके हिसाब से वो अपना चलाएंगी हर चीज। ठीक है, यहाँ पे अपने इलेक्शन होंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हर चीज वो अपने हिसाब से करेंगे। देन जो इन प्रोविंस के मेंबर है, जैसे अगर हम ए की बात कर लें, ए प्रोविंस के अंदर कौन कौन आ जाता है, गुजरात भी आ जाती है, मद्रास आ जाती है, बॉम्बे आ जाता है, ओडिशा आ जाती है, यूनाइटेड प्रोविंस आ जाती है, सेंट्रल प्रोविंस आ जाती है। अब ये सब क्या करेंगे, जैसे राज्यसभा के लिए वोट नहीं करते क्या, कि अपने मेंबर कुछ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हर क्या करती है, कुछ मेंबर क्या करती है, अपने इलेक्शन के थ्रू क्या करती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू राज्यसभा में अपने स्टेट से इलेक्ट करके भेजती है, कहाँ पे, सेंटर में भेजती है। वैसे उन्होंने बोला क्या, क्या प्रोविंसेस क्या करेंगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रही हैं, अपने उनके लोग इलेक्ट भी हो रहे हैं। अब जो ये मेंबर इलेक्ट हुए हैं, ये आगे इलेक्ट करके क्या करेंगे, अब ग्रुप के लिए वो क्या करेंगे, एक ग्रुप के लिए वो क्या करेंगे, एक गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे हम मान लो 5 मिनट के लिए, ये जो सेंटर, ये ए वाला पोर्शन है ना, ए वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा स्टेम इंडिया है। ठीक है, इंडिया में केरला में भी इलेक्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो केरला वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे सेंटर के लिए भी कोई ना कोई इंसान, अब कोई एक पॉलिटिकल मेंबर कहाँ भेज रहे हैं, सेंटर के लिए भी भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आ गया बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मान लो 2 मिनट के लिए आपको नाम से कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये सब अपना इलेक्शन यहाँ पे करेंगे, अपने लॉ बनाएंगे, हर चीज करेंगे। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ना, ये इस ग्रुप के लिए भी, पूरे पूरे के पूरे ग्रुप के लिए भी लॉ बनाएंगे, ग्रुप ए के लिए भी। अपने लिए लॉ तो बना रहे हैं, पर एक ग्रुप ए के लिए भी लॉ बनाएंगे। समझ आ गई बात, कि बॉम्बे अपने लिए लॉ बना रहा है, अपने इलेक्शन लड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम वो अपने यहाँ से मान ले 5 मेंबर भेज रहा है, कहाँ के लिए, इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए। मतलब क्या, अगर इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, बाई चांस मान लेते हैं 50 मेंबर हैं, जो क्या करेंगे, पूरे के ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र से 5 मेंबर जाएंगे, बॉम्बे से कितने मेंबर जाएंगे, 5 मेंबर जाएंगे, गुजरात से 4 मेंबर जाएंगे, 3 मेंबर जाएंगे, जितने मर्जी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट दी एंड 50 मेंबर जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, ए ग्रुप के। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ग्रुप के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो महाराष्ट्र है वो कितने कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। जब उसमें 2 तरीके के इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे, एक जो महाराष्ट्र का अपना प्रोविंसेस का इलेक्शन हो रहे हैं, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उनका लॉ बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनके ग्रुप का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक अलग से उनके इलेक्शन चल रहे हैं। 2 चीजें होगी। सेम यहाँ पे होगा क्या, सी में, ये असम अपना खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अपने खुद उसके पास पावर होंगी, वहां पे इलेक्शन होंगे, बंगाल के पास अपने होंगे, बट एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे, इस पूरे ग्रुप के लिए भी दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस ग्रुप के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। सेम कहाँ पे होगा, बी में भी होगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब ये जो 3 ग्रुप नहीं है, ए, बी, सी, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने मेंबर भेजेंगे कहाँ पे, अब एज अ सेंटर, अब पूरा का पूरा सेंटर इसके अंडर आ गया। अब ए, बी और सी अपने मेंबर भेजेंगे, जो एक पूरी कंट्री के लिए क्या करेंगे, एक लॉ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। समझ आ रही है आपको, सबसे पहले जो प्रोविंसेस थी, जैसे कि होगी यूनाइटेड प्रोविंस होगी, मतलब सबसे पहले स्टेट्स बना रही है अपने लिए लॉ, हर चीज कर रही है, स्टेट तो अपने लॉ बना रही है, फिर वो अपने ग्रुप के लिए लॉ बनाएंगे। अब वो कैसे ग्रुप के लिए लॉ बनेंगे, जितने भी उसके अंदर स्टेट्स फॉल करती हैं वो अपने ग्रुप के लिए लॉ बनाएंगे मिलके। अब तीनों ग्रुप मिलके पूरे सेंटर के लिए लॉ बनाएंगे। ये आया था कैबिनेट मिशन में, उन्होंने एक सिंपल सी बात की थी। आई होप आपको पता चल गया होगा इतना, समझ आया ये बात। आपसे पूछ सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें हमने ए मार्किंग किसको दी थी, ठीक है, या ए के अंदर कितने, कौन कौन सी स्टेट्स, प्रोविंसेस आई थी। ठीक है, आप बोलेंगे सेक्शन ए जो था उसके अंदर मद्रास आई थी कि नहीं आई थी,
ये आपसे पूछ सकते हैं, देख लेना, क्योंकि इन्होंने इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन एक पीछे उन्होंने पूछा भी हुआ था। उन्होंने किस पूछा था, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे। ये किस में क्वेश्चन आया था, एस आई के एग्जाम में है वो था। ये भी आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। सेक्शन ए में कौन था, जो सेंटर वाला ए में जिसके बारे में बात की थी, ए में कौन था, मद्रास, बॉम्बे बता चुका हूँ। सेंट्रल प्रोविंस कौन सी थी, मध्य प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस कौन सी होगी, यूपी। बिहार, उड़ीसा, ये सब कौन सी थी, हिंदू मेजोरिटी एरिया, तो ये सेक्शन ए में आ रहा है। सेक्शन बी में क्या आ रहा है, पंजाब। पंजाब का कौन सा, वेस्टर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन नहीं। ईस्टर्न पोर्शन आज भी इंडिया में फॉल करता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है। सिंध, ये पाकिस्तान में है आजकल। सी ऑप्शन में क्या, बंगाल और असम। और बंगाल का ना कौन सा पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन, जो आजकल कहाँ पे है, जिसका नाम बांग्लादेश हो गया। अब वो पाकिस्तान में नहीं है, अब वो बांग्लादेश में जा चुका है। 3 tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल, सेक्शन एंड यूनियन लेवल। देखो 3 tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कहाँ पे आएंगे, 3 tier। मतलब क्या, कि एक तो पहले प्रोविंस में आएगी, जो सिंपल सी मैंने आपको बात की। फिर प्रोविंस, 3-4 प्रोविंस मिलकर जो ग्रुप बना रही है, उनका अलग से बनेगा क्या, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। और फिर पूरे लास्ट में किसका बनेगा, सेंटर का बनेगा। यही सी पार्ट बना समझाने के लिए आपको मुझे पीछे 5 मिनट लग गए, ये आप दिमाग में रखना। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको मैंने किसमें पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी, देखो कितने मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिसने हमारी कंट्री के लिए क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें कितने मेंबर थे, 389। ये आपको एसआई के लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग खोल के रखना, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली member from the group A, B, C were to sit separately to decide the constitution of provinces if possible for the group also. Then the whole constituent assembly would sit together to formulate for the union constitution. A common center would control the defense. देखो common center जो center है ना, जो वो क्या करेगा, सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर क्या करेगा, चलाएगा। अब फेडरल स्ट्रक्चर वाई एनविसाज्ड फॉर इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो गया, कि सारी की सारी पावर ना सेंटर के पास नहीं है, स्टेट्स के पास भी अपनी पावर से, उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया क्या है, क्वासाई फेडरल, नाम वर्ड याद रखना। क्वासाई क्या होता है, पूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, स्टेट के पास पावर है बिल्कुल, अपनी पावर से है कुछ, पर सेंटर के पास क्या है, ज्यादा पावर है, तभी हमारी क्वासाई फेडरल विद, तो पूरा परफेक्ट बोला जाए उसको बोलते हैं विद यूनिटरी टिल्ट। मतलब कि हम थोड़ा टिल्ट करते हैं सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 249 के अंदर क्या आता है, 252 के अंदर क्या आता है, 253 के अंदर क्या आता है। ये सबसे यहाँ से क्या पता चलता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। 249 में क्या था, कि राज्यसभा जब अगर स्पेशल मेजोरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास करती है, तो इसका मतलब है कि हम स्टेट सब्जेक्ट में भी कोई लाभ ला सकता है सेंटर, क्योंकि ऐसे स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट क्या करती है, लाभ ला सकती है, सेंटर नहीं ला सकती है। बट राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कर रहा है, तो उसमें सेंटर भी लाभ ला सकती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2-3 ये आर्टिकल आपको दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है। कम्युनल क्वेश्चंस इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर वर टू बी डिसाइडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। जो कम्युनल क्वेश्चन हो गए, रिलीजन के रिलेटेड हो गए, वो सेंटर में क्या कर दिए जाएंगे, मेजोरिटी के हिसाब से। सिंपल मेजोरिटी आ रही है, प्रेसिडेंट वोटिंग करो आप, आगे चलते जाओ। प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअरी पावर। इधर रेजिडुअरी पावर किसको दे देगी, रेजिडुअरी पावर के मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ। रेजिडुअरी पावर क्या होती है, जो शेड्यूल 7 है उसमें क्या है, 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में कौन बना सकता है, यूनियन, ठीक है। बट रेजिडुअरी पावर क्या होती है, रेजिडुअरी पावर होती है कि कुछ ऐसी प्रोविजंस, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था या कुछ भी हो रहा था उस टाइम, वो चीज़ थी ही नहीं, जो चीज़ थी ही नहीं उसके बारे में ला कैसे बना सकते हैं। जैसे इंटरनेट हो गया, जब हमारा देश बना था तो उस टाइम इंटरनेट के बारे में कोई प्रोविजंस नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था। तब इंटरनेट आया, हमारी सिक्योरिटी की बात आई है,
तो हम कैसे उसके बारे में जो पावर कोई भी अगर हम बनाते हैं, कुछ लॉ बनाते हैं, तो वो लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, उसे कहते हैं रेजिडुअरी पावर। इस टाइम वो लॉ की पावर, रेजिडुअरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के। ठीक है, याद रखना। Pennsy state were no longer to be under paramountcy of the British government. They would be free to enter into agreement with the successor government of the British colony. ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ने बोला कि जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाएंगे तो प्रोविंसेस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ ग्रुपिंग आफ्टर 10 years। अब उन्होंने क्या बोला कि जैसे मैंने आपको नहीं बताया, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। एक बन रहा है ग्रुप ए, सॉरी बी, ये बीच वाला पूरा कौन सा था, ए, तो ये ग्रुप कौन सा था, सी। तो उन्होंने बोला कि जैसे फर्स्ट इलेक्शन होंगे तो हम क्या कर देंगे, बना देंगे। जब भी फर्स्ट इलेक्शन होने वाले, उस फर्स्ट इलेक्शन के बाद हमने क्या करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और एक बार हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, हम उसको पावर देंगे, आपको जो पावर यहाँ पे गवर्नमेंट आई होगी, पावर देके हम चले जाएंगे। और 10 साल बाद अगर कोई भी ये ग्रुपिंग छोड़ना चाहता है तो 10 साल बाद आप क्या कर सकते हो, ग्रुप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आसाम बाहर आना चाहता है इस ग्रुप से तो वो 10 साल बाद आ सकता है। यूनाइटेड प्रोविंस इस ग्रुप से बाहर आना चाहती है तो बाहर आ सकती है। तो जैसे ही वो बाहर आ जाएगी तो उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उसके पास, 2 कॉन्स्टिट्यूशन रह जाएंगे उसके पास। कौन से 2 कॉन्स्टिट्यूशन रह जाएंगे? एक, सपोज कि यूपी यहाँ से ए ग्रुप से बाहर आ गया, ठीक है, वो बोला कि मेरे को बीच नहीं रहना इसके, इस पर 2 कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेंगे। कौन सा? एक यूपी का अपना जो बनाया हुआ उसने, और दूसरा जो सेंटर का है। उसके बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे। अब उसके बाद ग्रुपिंग का वाला कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, जो बाहर चले गया उसमें के बाद 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, उसके बाद ग्रुपिंग कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो यही उन्होंने बोला कि 10 साल बाद क्या कर सकते हो, आप ग्रुप को छोड़ सकते हो, उससे पहले आप ग्रुप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये बात ना यही पंगा डालेगी कैबिनेट मिशन को खत्म करने का, भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में आगे देखना। एंड प्रोविंसेस वर फ्री टू call for the reconsideration of the group of the Union Constitution. Meanwhile, an interim government was to be formed from the Constituent Assembly. और एट द सेम टाइम हम लोग करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए गवर्नमेंट हम फॉर्म कर रहे हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट, थोड़ी देर के लिए, हमकी जो जो टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुप क्लासेस। अब इसी चीज की ना इंटरप्रिटेशन उन्होंने क्या की, कांग्रेस ने अलग की और मुस्लिम लीग ने अलग की। क्यों? कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने बोला कि देखो, टू द कांग्रेस द कैबिनेट मिशन वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपको दिमाग में एक चीज़ क्या रखनी है कि कांग्रेस हमेशा खिलाफ रहेगी कि देश के टुकड़े ना हो। तो वो क्या बोले कि पाकिस्तान की क्रिएशन हो। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो 10 साल वाला प्रोविजन है ना, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, सॉरी, हाँ कंपलसरी है, ये क्या ऑप्शनल है। आपको जरूरी नहीं है कि आप क्या करो कि बाहर ना हो, आप क्या कर सकते हो। सिंस ग्रुपिंग वॉज ऑप्शनल, हुआ कि हाँ वो ऑप्शनल है, तो वन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज एनविसाज्ड। उन्होंने बोला कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, द लीग नो लॉन्गर हैड द वीटो। उन्होंने बोला कि देखो, जैसे ही क्या होता है, जो ग्रुपिंग है ये 10 साल वाली बात की गई है, अगर आप क्या चाहते हो कि जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनेगी, हर चीज़ होगी, तो आपको ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है। ग्रुप से बाहर आके सिंपल बोल सकते हो कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, सीधा सेंटर के अंडर आ रहे हैं, बस सिंपल सी बात। आपको वो जाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें, किसी ग्रुप में फॉलो करते हैं। बट मुस्लिम लीग बोलती है नहीं, ये ग्रुपिंग कंपलसरी है, ऑप्शनल थोड़ी है। क्योंकि मुस्लिम लीग के दिमाग में चल रहा था कि देखो, ये जो बी एरिया है, सी एरिया, दोनों मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और अगर ग्रुपिंग कंपलसरी हो गई तो मुबारक हो, हमें मिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तानी हो गया ना। और क्या ये पाकिस्तानी तो क्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी मुस्लिम मेजोरिटी लागे, यहाँ पे पूरी की पूरी मुस्लिम मेजोरिटी आ चुकी है, ये पाकिस्तानी हुआ एक तरीके का। और कांग्रेस बोल रही थी कि नहीं, ये मुस्लिम क्या है, ये मेजोर सॉरी, ये प्रोविजंस ऑप्शनल है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कांग्रेस के, प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू कम आउट ऑफ द ग्रुपिंग। उन्होंने बोला कि देखो, प्रोविंसेस को जरूरत नहीं है वेट करने की, दे शुड हैव द ऑप्शन टू नॉट ज्वाइन द ग्रुप फॉर द फर्स्ट प्लेस। और उनको अपनी मर्जी है कि अगर वो नहीं ग्रुपिंग ज्वाइन करना चाहते मत करें। कंपलसरी ग्रुपिंग कॉन्ट्रडिक्ट्स द ऑफन रिपीट इंस्टेंसेस इंसिस्टेंस ऑन द प्रोविजनल ऑटोनॉमी। ठीक है, आपको कंपलसरी ग्रुपिंग ज्वाइन करने की
जरूरत कुछ है नहीं, ऐसे सिंपल सी बात है। एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस फॉर इलेक्शन मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। और दूसरी चीज़ कांग्रेस को पसंद क्या नहीं थी इस मिशन में, उन्होंने बोला कि देखो आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी प्रोविंसेस है सब में इलेक्शन की बात तो कर रहे हो, बट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे बंदा वहाँ से नॉमिनेट होकर क्यों आ रहा है? वहाँ से नॉमिनेट होकर नहीं आना चाहिए, वहाँ से भी इलेक्ट होने चाहिए। ये राज्य कोई इनको ज़्यादा प्रिविलेज थोड़ी मिलेंगे, यहाँ से भी लोग क्या होंगे इलेक्ट होंगे। इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि आप क्या करो, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ में लोग नॉमिनेट होकर आएंगे। पर लीग ने क्या बोला कि कंपलसरी है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो क्या बन जाएगी, पाकिस्तान बन रहा है, बात है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। मुस्लिम लीग ऑन June 6, द कांग्रेस ऑन June 24, ठीक है, 1946 एक्सेप्टेड द लॉन्ग टर्म प्लान एंड पुट फॉरवर्ड द कैबिनेट मिशन। ठीक है, ऑन जुलाई 1946 इलेक्शन के बाद सबसे पहले इलेक्शन बने, ठीक है, इन द प्रोविंशियल असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन हुए ऑन July 10, 1946। नेहरू ने एक स्टेटमेंट कर दी, वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नेहरू बोलता है कि देखो सिंपल सी बात है, हमने कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, हम सिर्फ सिंपल क्या करें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जा रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। द बिग probability is that there would be no grouping in Northwest Front Province, Assam, and would have the objection to join Section BNC। नेहरू ने उस टाइम क्या, लास्ट टाइम जो नेहरू ने स्टेटमेंट दे दी ना कि देखो कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं है, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना है, जैसे उसने ये बात बोली ऑन July 29, 1946 द लीग विड्रू। लीग ने बोला कि ना, हम नहीं भाई इसमें हिस्सा लेने वाले, अगर आप ऐसी बातें करते रहोगे तो हमने ऐसा कुछ करना है, हमने हिस्सा ही नहीं लेना कि इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही नहीं है। जब ये हमारी कंट्री ही नहीं है, हमने इस कंट्री में रहना ही नहीं है, तो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्यों आए? हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रहना ही नहीं है हमें। इस acceptance of the long-term plan in response to the Nehru statement and gave call for the direct action। जब इन्होंने डायरेक्ट एक्शन कब दिया था, ठीक है, फ्रॉम 9 अगस्त 16 ने बोला कि सुनो, मुस्लिम्स को ऑर्डर दे दिया गया मुस्लिम लीग के थ्रू कि आप क्या करो, डायरेक्ट एक्शन, आप खुद अपने हाथ में ले लो, हर चीज़ वायलेंस करो, जो मर्जी करो, हमें सिंपल चाहिए क्या, पाकिस्तान चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, हॉरर, ये हॉरर जो हमें देखने को मिलता है, कम्युनल हॉलोकॉस्ट एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। From August 16, 1946, the Indian scene was rapidly transformed. There were communal riots on an unprecedented scale, which left around several thousand dead. The worst hit area कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखाली, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, changed government priorities. Babel was now eager to somehow get to the Congress into the interim government, even if the league stayed। क्योंकि पहले बेबल क्या बोलता था कि देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलेंगी, साथ इकट्ठे बैठेंगे, तभी हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम उसको पावर देंगे। अब वेबल ने जब देखा कि इतना बड़ा क्या हो गया, पंगे होने शुरू हो गए, इतने सारे दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, थाउजेंड पीपल मर रहे हैं, तो वो भी अपनी इमेज बचाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि देखो मुस्लिम लीग आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है ना है, कोई चक्कर नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ, हम चुप करके लाभ बनाना शुरू करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है, फेयरिंग मास एक्शन बाय द कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय द नेहरू वाज फॉर्म्ड ऑन September 2 में क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। 1946 में वेबल क्वाइटली ब्रॉट द मुस्लिम लीग। वेबल ने बोला मुस्लिम लीग को देखो चुप करके आ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ इंटरिम गवर्नमेंट में, आपको चाहे डायरेक्ट एक्शन करना है, जो एक्शन करना करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुप करके यहाँ पे आओ, ताकि हम क्या करें, अपने सिर से बना टालें, आपको पावर दें, आप अपना देश अपने पास रखो, आपके उसके बाद लड़ते रहो, हमें कुछ नहीं लेना देना उससे। और उसने क्या बोला कि आप ज्वाइन करो किसको, इंटरिम गवर्नमेंट को, विदाउट गिविंग अप ऑन डायरेक्ट एक्शन, आपको डायरेक्ट एक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है। डिस्पाइट हिज रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन लॉन्ग टर्म्स एंड द शॉर्ट टर्म प्लान, आपको कुछ जरूरत नहीं है रिजेक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, आप सिंपल आके यहाँ पे बैठ जाओ, ताकि लोगों को लगे हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स से वो अपनी नाक बचाने के लिए आए थे, उनको पता कि अब यहाँ पे पंगा होने वाला है, कांग्रेस ने इनकी बात माननी नहीं है, मुस्लिम लीग ने ऐसे कंप्रोमाइज करना नहीं है, ये पंगा चलेगा। डिस्पाइट इंसिस्टेंस ऑन कंपलसरी ग्रुपिंग विद द डिसीजन बीइंग टेकन बाय द मेजॉरिटी वोट बाय द सेक्शन एज अ होल। अब जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने बोला कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या कर देते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि उनका मोटो क्या था, उनका था ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन करना चाहते, जो रोकना चाहते थे किसको, जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती वो चाहते कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके रुकाते रहेंगे उनको, हर चीज़ के खिलाफ बोलते रहेंगे, ये उनका मोटिव था। द लीग डिड नॉट अटेंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग। अब याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या ये बकवास छोड़ दो, यहाँ से
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब बैठी थी? 9 दिसंबर 1949। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कब कराया था, पॉलिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब क्या किया था, फर्स्ट अपनी कब रखी थी, मीटिंग रखी थी। और 4 दिन बाद, एग्जैक्ट 4 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हमने किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, ठीक है, जस्टिस मिलनी चाहिए लोगों को, लिबर्टी मिलनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, रिपब्लिक हमारा देश बनेगा, सोवरेन नेशन बनेगा। ये सब की इसमें किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। ये दो चीज़ें रखना, 1947 सॉरी दिसंबर 9 1946 को क्या हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, और एग्जैक्ट 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को। ये चीज़ नोट कर देना, 13 दिसंबर 1946, क्योंकि ये मेरी शायद इस नोट्स में नहीं होगी, ये आपके पॉलिटी के नोट्स में होगी। Assembly had to confine itself to passing a general objective resolution drafted by the Jawaharlal Nehru। ठीक है, असेंबली ने क्या किया था, यहाँ पे लिखते ना डेट। इन February 1947 9 कांग्रेसमैन ऑफ द कैबिनेट रोड टू द वायसराय। अब 9 कांग्रेसमैन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग को क्या करो, हटा दो, ये कुछ कर तो रही नहीं है कि इधर बैठ के दिमाग खराब कर रही है हमारा। अब स्टार्ट क्या हुआ, अब बात आती है कि ये टू थ्योरी नेशन की डेवलपमेंट हुई कहाँ से, कहाँ से हुआ कि हमारा क्या करना चाहिए देश में, हमारे दो देश बनने चाहिए, देश का बंटवारा होना चाहिए। ये आपको एक तरीके से क्या आपके लिए एक रिकैप हो जाएगा कौन सी चीज़ कब हुई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 1887 में जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने अपील की थी एजुकेटेड मुस्लिम को कि आप क्या करो कि कांग्रेस से दूर रहो, और आप क्या करो कि अभी आज़ादी शादी कराने के लिए दूर जाओ, क्योंकि सैयद अहमद खान क्या चाहते थे कि मुस्लिम्स क्या कर लें, थोड़ा पढ़ लें पहले, उसके बाद जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम की लिटरेसी लेवल बहुत कम थी। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप क्या करोगे इस टाइम, अगर देश की आज़ादी जो इस चीज़ के लिए पीछे पड़ जाओगे तो ब्रिटिशर से पढ़ नहीं पाओगे। 1906 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना पता होना चाहिए, अग्गा खान ने क्या किया था, मुस्लिम डेलीगेट लेके वो गया क्या था कहाँ पे, शिमला डेलीगेशन भी इसको कहते हैं। अगर आपको सिंपल कोई पूछे शिमला डेलीगेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे जाकर उसने लॉर्ड मिंटो से क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। 1909 में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी गया था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जिसका नाम आया था, ठीक है। 1915 में क्या हुआ था, हिंदू महासभा की हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था। 1912 से 1924 की बीच था, यंग मुस्लिम्स डोमिनेटेड वो एरिया था, ठीक है। और अब ऐसी बात है कि जो यंग इंसान, मुस्लिम हो हिंदू हो, हर किसी के बीच में होती है, थोड़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, और वो किससे इंस्पायर थे, कम्युनल व्यू पॉइंट से। 1960 में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने आके क्या किया था, ज्वाइन उनकी मीटिंग में आके बैठा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उसी मीटिंग में किसने प्रिसाइड किया था, कुछ याद है? अगर याद है तो 1916 में कौन सा सेशन हुआ था, कोई याद है? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, 1916 में एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किस जगह हुआ था, उसका नाम से फेमस है वो, लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन में प्रिसाइड किसने किया था, याद है? क्योंकि मैंने कहा था 5 से 6 सेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ दो सेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नो, अंबिका मजूमदार। और इसी में जो सरोजनी नायडू थे, उन्होंने जिन्ना को क्या किया था, एक टाइटल दिया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया था, याद रखना, ठीक है। 1916 में वही उन्होंने जब उन्होंने हाथ मिलाया था, तो इस टाइम बोलना चाहिए था किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि मुस्लिम लीग को आप सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दो, बट इन्होंने बोला नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया था कि ठीक है भाई, अगर आपने रहना तो रहो। 1920 से 22 में क्या स्टार्ट हुआ था, रोलर सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट। और उस स्टार्ट चाहे हुआ था कि एक तरीके से कि हम सब लड़ेंगे किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बट देन अगेन इसमें कम्युनल एलिमेंट आ गए थे, और मुस्लिम किसी और तरफ ही चले गए थे मुस्लिम लीग।
बाय नेगोशिएटिंग विद द मुस्लिम लीग द कांग्रेस मेड नंबर ऑफ मिस्टेक्स, कांग्रेस ने भी डिफरेंट मिस्टेक्स की क्या, इट गिव लेजिटिमेसी टू द पॉलिटिक्स ऑफ द लीग, द गिविंग रिकॉग्निशन टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सेपरेट कम्युनिटीज विद सेपरेट इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो 1960 में लखनऊ सेशन हुआ था वहां पर उन्होंने हाथ मिला दिया किसी जिन्ना से, तो ऑब्वियसली बात उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। जब उन्होंने बात नहीं की, एक तरीके से इंटरनेशनल कांग्रेस शायद मान चुकी थी कि हाँ ये मुस्लिम लीग के अपने अलग इंटरेस्ट है। इट अंडरमाइंस द रोल ऑफ सेकुलर नेशनलिस्ट मुस्लिम, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो ना सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, एट द सेम टाइम वो पार्टीशन में क्या थे, खिलाफ थे, किसके? पार्टीशन के भी खिलाफ थे। अब उन बेचारों ने स्टार्टिंग से कितना काम किया था इंडिया की, पर जब उनको लास्ट में उनको देखना पड़ा कि सिर्फ रिलीजन के नाम पे हमने दो देश खड़े कर दिए, तो उनके ऊपर क्या बीती। इन्होंने मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिर्फ किस मुस्लिम्स की बात सुनते रहे, जिनको एक अलग देश चाहिए था, उनकी उन बेचारों की सुननी नहीं, क्योंकि ये बेचारे सेकुलर थे, जो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, जो इंडिया के साथ थे, ना कि पाकिस्तान के साथ थे। कंसेशन टू वन कम्युनिटी प्रॉम्प्ट अदर कम्युनिटी टू डिमांड सिमिलर कंसेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुस्लिम लीग किसी चीज़ की डिमांड करेगी तो हिंदू महासभा क्यों पीछे रहेगी, उसने भी बोलना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। अगर एक सिंपल सी बात चल रही है कि हाँ इंडिया में अगर कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो वो बोलेंगे इंडियन सिटीजन को मिलनी चाहिए, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। इंडियन पीजेंट्स को मिलनी चाहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इंडियन मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए, हिंदू को एतराज़ होगा, सिख्स को एतराज़ होगा, क्रिश्चियन को एतराज़ होगा। वही सेम पे अगर सिर्फ सिख्स को मिलेगी, हिंदू को एतराज़ होगा, मुस्लिम को एतराज़ होगा, क्रिश्चियन को, सिर्फ मुस्लिम्स को हिंदू को मिलेगी, मुस्लिम को एतराज़ होगा। क्योंकि हमारे इंडिया में हर चीज़ क्या होती है, रिलीजन में थोड़ा बायसनेस काफ़ी आ जाती है। जब आप एक किसी को चीज़ दोगे तो वही चीज़ की डिमांड कौन करेगा? मुस्लिम डिफरेंट कम्युनिटी वाले भी करेंगे। लॉन्चिंग ऑफ ऑल आउट अटैक ऑन कम्युनलिज्म बिकेम डिफिकल्ट। कम्युनलिज्म, ठीक है, तो इतना इंटरनेशनल कांग्रेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात क्या होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये इंसान। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो इसकी अनरियलिस्टिक डिमांड्स थी, इंसान सोचता है कि एक इंसान ना अजीब कैसे सोच सकता है। जब हम हिस्ट्री पीछे पढ़े थे, आप देख लो, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है या कुछ करता है, बट इसकी मोस्ट ऑफ द डिमांड्स काफ़ी अजीब सी होती थी। और मैंने दो अलग अलग बुक्स भी देखी हैं, इवन दो के उन मुस्लिम्स ने जो लिखी हैं जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के, उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई, जो पार्टीशन हुई ना उसके पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है पार्टीशन के बीच का, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके पीछे और कोई नहीं है। हम नेहरू को नहीं बोल सकते, गांधी जी को नहीं बोल सकते, किसी को नहीं बोल सकते। गांधी जी के तो लास्ट टाइम कोई सुन ही नहीं रहा था, इसलिए गांधी जी तो अब बाहर ही हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि नेहरू और गांधी जिन्ना के बीच चली थी कि मैं पहले कौन बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, नेहरू बनने देना नहीं चाहता था, इस वजह से पार्टीशन में ऐसा नहीं हुआ है। जिन्ना की काफ़ी अनलिस्टिक डिमांड्स थी। इंडिया में भी काफ़ी मुस्लिम राइटर्स हैं जिनका मैंने पढ़ा, उन्होंने बोला पूरा का पूरा क्या जिन्ना की क्या गलती है तो पार्टीशन हुआ, क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया ऑल द एवेन्यूज फॉर द कंसिलिएशन। कहीं से भी कंसिलिएशन हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हर जगह कुछ भी हो जाती, वो घुसेड़ देता था क्या कि मुस्लिम्स की ये डिमांड पूरी करो, बाय फॉरवर्डिंग द इम्पॉसिबल डिमांड्स एंड द कांग्रेस शुड डिक्लेयर इटसेल्फ। और साथ साथ वो बोलता कि कांग्रेस को अपने आप को डिक्लेयर क्या करते हैं, हिंदू पार्टी है। जबकि कांग्रेस में हर सेक्शन से क्या हो रहे थे, हर सेक्शन से लोग आ रहे थे, सिख आ रहे थे, मुस्लिम्स आ रहे थे, हिंदू आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे। और वो बोलते कि नहीं, जब तक कांग्रेस अपने आपको हिंदू पार्टी डिक्लेयर नहीं करती हम उनकी कोई बात नहीं करेंगे। एंड वो साथ साथ रिकॉग्नाइज भी करेंगे मुस्लिम लीग है एक मुस्लिम, एक पार्टी, एक सोल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मुस्लिम्स की। क्योंकि जब एक बार के बाद एक जगह से कहाँ पता चलता है कि जिन्ना ने बेवकूफ़ी की हद क्रॉस कर दी थी, मतलब कहाँ पता चलता है, वो सिंपल सी बात क्या है। जब उन्होंने बोला, एक किसी पुराने फॉर्म आ रहे थे, उन्होंने बोला कि देखो आप बोल रहे हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट आएंगे, सॉरी, आप बोल रहे हो कि हमें क्या मिलना चाहिए, मुस्लिम्स को वो वाले एरिया मिलना चाहिए जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है। जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम्स को वहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन उनको सीट्स मिलनी चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जब देश आज़ाद होगा हम ऐसे ही करेंगे। पर मुस्लिम लीग ने उस टाइम क्या बोला, जिन्ना ने आके, कि नहीं 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 नहीं, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही लड़ सकें, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग के मुस्लिम लड़ सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम भी नहीं लड़ सकते वहाँ पे।
तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि ये क्या इंसान क्या है, ये क्या चाहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अनरियलिस्टिक बातें करता है। और मार्च 24 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया उन्होंने लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने, ये भी याद रख लो। फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान की बात की थी ना 24 में आई थी 1940 में। और इसी के 2-3 महीने बाद अगस्त में फर्स्ट टाइम क्या आया था, हमें एक ऑफर आया था, इसका नाम क्या था, अगस्त ऑफर, वो भी याद रखना। अब क्लीमेंट एटली की स्टेटमेंट आई फरवरी 2014। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ क्लीमेंट एटली ने क्या थे, उसने एक डेडलाइन दी थी, उसने बोला कि 1948 जून 30 से पहले हमने क्या करना है, आपको पावर देनी है। ठीक है, इवन इफ द इंडियन पॉलिटिशियन हैड नॉट एग्रीड बाय द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे उस टाइम इंडियंस पावर लेने के लिए तैयार हो ना हो, हमने चुप करके आपको पावर देनी है और हमने चुप करके वापस आ जाना है। ब्रिटिश वुड रिलिंक्विश पावर आइदर टू सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट or in some areas of existing provincial government if the constituent assembly was not fully representative। उन्होंने बोला कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बना सकते हो तो हमने चुप करके आ जाना, जो भी वहाँ पे छोटी मोटी गवर्नमेंट होगी हम उसको पावर देके आ जाएंगे। मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस डिड नॉट ज्वाइन। अगर मुस्लिम भी ज्वाइन नहीं करे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा हमें, सी बात क्या है। ब्रिटिश पावर्स एंड ऑब्लिगेशन विजा विज प्रिंसली स्टेट्स वुड लैप्स with the transfer of the power, but these would not be transferred to any successor government in the British India। ब्रिटिश के प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या है, जितनी भी हमारे पावर इनके रिलेटेड वो खत्म हो जाएंगी, हमको ट्रांसफर नहीं करने, सिंपल सी बात, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो। और जो वेबल प्लान है ना, वेबल था जो वाइस रहे, उसको रिप्लेस करने को ना रहा माउंट बैटन। ये माउंट बैटन को था लास्ट ब्रिटिशर था गवर्नर जनरल जो इंडिया में रहा, लास्ट ब्रिटिशर गवर्नर जनरल। इसके बाद अब एक और चीज याद रखना क्या, कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिशर्स नहीं, इंडियन, राजगोपालाचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। एट द सेम टाइम लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। फर्स्ट और लास्ट के गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। तो उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट ही हटा दी गई थी। अब वो पोस्ट का नाम क्या रख दिया, क्या, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। अब गवर्नमेंट उन्होंने डेट क्यों फिक्स कर दी, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जल्दी जल्दी ये शॉक लग जाएगा इनको, तो ये क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनने की सोचेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की सोचेंगे। गवर्नमेंट वाज कीन टू अवॉइड द डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस। और गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि हम किसी तरह का कर सकें, जितने भी यहाँ पे क्राइसिस आ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, उससे हम अपना छुटकारा छुड़ा सकें। गवर्नमेंट होप टू कन्विंस द इंडियन कन्विंस द इंडियंस ऑफ ब्रिटिश सिंसेरिटी। अब वो दिखाना चाहते हैं कि हम इतने सिंसेयर हैं, हम चाहते हैं कि आप हम क्या करें, आपको पावर कर दें, वापस दे दें, अब आप नहीं ले रहे हो, हमारी कोई गलती नहीं है। ट्रूथ इन वेवल्स असेसमेंट कुड नो लॉन्गर बी डिनाइड। ठीक है, कांग्रेस स्टैंड प्रोविजंस टू ट्रांसफर द पावर to more than one center was accepted to Congress, but it meant that the existing assembly could not go ahead and frame the constitution for the areas represented by it, and it offered a way out of existing deadlock। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप चाहते हो एक सेंटर के पास पावर नहीं दे सकते आप, तो एक दो दो जो भी सेंटर बन रहे हैं उनको पावर दे दो। ठीक है, जैसे अगर एक पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान को भी पावर दे दो, इंडिया को भी पावर दे दो, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी एक को नहीं दे सकते तो। अब इंडिपेंडेंस और पार्टीशन कैसे हुआ, ऑन मार्च 10 1947 Nehru stated that the cabinet mission was the best solution if carried out. Only real alternative was the partition of Punjab and Bengal। देखो, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पंजाब जहाँ पे आ जाता है, आधा पंजाब इंडिया के पास है, आधा पंजाब किसके पास है, पाकिस्तान के पास। और एट द सेम टाइम जो आजकल बांग्लादेश है, उससे हम क्या कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान, और इससे हम कहते थे वेस्ट बंगाल, जो वाला एरिया उसको हम क्या कहते थे, वेस्ट बंगाल ही बोलते थे, पर है वो कहाँ पे था, इंडिया में। इसका मतलब क्या है, ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल किसका है, इंडिया का है, और वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल किसका था, पाकिस्तान का। उसकी बात ये आ रही है कि देखो, अगर हम कैबिनेट मिशन की बात मान भी लें, ठीक है, तो पार्टीशन के हिसाब से होगा। इन अप्रैल 1947 द कांग्रेस प्रेसिडेंट कृपाली communicated to the Viceroy Mountbatten as the Viceroy Mountbatten proved more firm and quick in taking decisions that the predecessors because than its predecessors। देखो माउंटबैटन क्या थी, अभी काम जो काम ऑप्शन आ रहा है जल्दी जल्दी करके परे हो जाओ, क्योंकि उसको एक टाइम की ना वर्चुअली सारी पावर दे दी गई थी इंडिया का रिलेटेड लेके, क्योंकि वहां से जब वो आ रहा था ब्रिटेन से,
माउंटबेटन, तो उसको ये ऑर्डर दिए गए थे कि जितना इंस्टेंटली एक्शन ले सकते हो ले ले, तेरे पास जितनी पावर है हम तेरे को सारी की सारी देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उसके प्रेडिसेसर जितने भी पहले से गवर्नर चलाए थे उससे सबसे ज़्यादा पावर किसी बात है माउंटबेटन के पास, बिकॉज ही वॉज इनफॉर्मली गिवन द मोर पावर टू डिसाइड थिंग्स ऑन द स्पॉट। His task was to explore the option of unity and division till October 1947 and then advise the British government on the form of transfer of power। फिर उनको एडवाइस करना है कि हम कैसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पावर को। और माउंटबेटन अपने प्लान उसने लाया, 3 जून का प्लान आया। उसने क्या बोला, पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, टू वोट फॉर पार्टीशन। इफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर ग्रुप वोटेड फॉर द पार्टीशन देन दिस प्रोविंसेस विल बी पार्टीशन। उसने बोला कि देखो लेजिस्लेटिव असेंबली, उस टाइम जो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, जैसे जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ से सीएम इकट्ठे होते हैं, मान लेते हैं कि जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, 100। वैसे ही हमने क्या बोल दिया कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 मेंबर हैं, बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर। उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा वोटिंग डालते हैं। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 51 वोट मिले किसको, मुस्लिम्स को, पार्टीशन होगा। अगर 51 वोट मिले हिंदू को, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, तो पार्टीशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल मेजोरिटी, जिस जो ग्रुप जीता उसको उसकी बात माननी जाएगी। और इन केस ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन होता भी है तो 2 डोमिनियंस आएंगी, ठीक है, मतलब आप मान सकते हो कि 2 अलग कंट्रीज बनेगी, ठीक है। एंड 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। पहले इंडिया के लिए बात होती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, अब उन्होंने बोला कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, वुड बी क्रिएटेड, ठीक है। सिंध वुड टेक ए साउंड डिसीजन। उन्होंने बोला कि देखो जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जितने भी थे ना, उसमें उन्होंने 2-3 तरीके से उनको बाइफरकेट किया। कैसे, एक मुस्लिम रीजन एरिया कौन सा था, जो ये वाला एरिया था उसमें क्या कर रहा था, सिंध आ रहा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस आ रही थी, और यहाँ पे पंजाब आ रहा था। इस जगह क्या था, आसम था, बंगाल था। पहले हमने किसकी बात की, पंजाब की पोर्शन की, फिर साथ साथ हमने बंगाल के पोर्शन की बात की। पंजाब और बंगाल में क्या हो रहा था कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर रही थी, सिंपल उन्होंने वोटिंग की अपने हिसाब से, जो इलेक्ट हुए थे उन्होंने सिंपल वोटिंग की, और उन्होंने क्या देखा, अगर 51 मेंबर मानने के लिए तैयार है कि पार्टीशन होगा तो पार्टीशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अलग नहीं होंगे। सिंध को उन्होंने सिंध पे छोड़ दिया कि अगर आप ऐड होना चाहते हो तो हो जाओ, नहीं होना चाहते तो मत हो जाओ, ये आपका डिसीजन है। और तीसरी एंड लास्ट, रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस एंड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वो डिसाइडेड द फेट ऑफ दिस एरियाज। उन्होंने क्या बोला, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है ना, एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी, और एट द सेम टाइम असम के लिए भी उन्होंने बोला था। असम के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या रखा था बेसिकली, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या है कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग वोटिंग करते हैं कि हमने आज़ाद होना है नहीं होना है, पार्टीशन होना है कि नहीं होना है। ये 3 अलग अलग तरीके से किया गया। एक जगह लेजिस्लेटिव असेंबली ने की, एक जगह उन्होंने सिंध वालों को खुद बोला, और एक जगह रेफरेंडम हुआ। सिंस द कांग्रेस हैड द conceded a unified India, all their options would be met namely। ठीक है, कांग्रेस ने अब क्या क्या पॉइंट रखे थे, सिंपल सी बात है। उन्हें बोला क्या कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड आउट। प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो आइदर ज्वाइन कर सकती हैं इंडिया को या ज्वाइन कर सकती हैं पाकिस्तान को। ये नहीं है कि आपको हम आज़ादी दे देंगे, ये चीज़ नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है। इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल रूल्ड आउट। उन्होंने बोला कि देखो बंगाल को भी इंडिपेंडेंस नहीं मिले। आप ईस्टर्न पोर्शन अगर आपको लग रहा है मिल रहा है आपको ले लो, वेस्टर्न पोर्शन हिंदू मेजोरिटी एरिया वो भी बाहर नहीं जाएगा। एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू द पाकिस्तान, क्यों, क्योंकि जब देश आज़ाद होने वाला था उस टाइम जो हैदराबाद था उसकी डिमांड थी कि हम अब जाते हैं पाकिस्तान में ऐड होना चाहते हैं। तो ये भी रूल हटा दिया गया कि ना हैदराबाद नहीं है, कहाँ पे पाकिस्तान की तरफ जाएगा। फ्रीडम टू कॉमन, उन्होंने बोला कि फ्रीडम हमें कब मिलेगी, 15 अगस्त 1947। फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाएगी जिसका नाम क्या था, रेड क्लिफ। अभी तो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, ड्यूरांट, या इंडिया और पाकिस्तान भी कह सकते हैं। और इंडिया ना, इंडिया का जो जे एंड के पोर्शन है वो किसको टच करता है, अफगानिस्तान को। ये आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया का, इंडिया अफगानिस्तान अफगानिस्तान को टच करता है, ऑफकोर्स टच करता है। पीओके का रीजन इंडिया का जो है वो अफगानिस्तान को टच करता है। तो इंडिया और अफगानिस्तान को एक तरीके से मान सकते हैं क्या अलग कर रही है, ड्यूरांड लाइन। और इंडिया और चाइना को क्या अलग कर रही है, मैकमोहन लाइन। ये 3 लाइनों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
अब बात आती है कि देखो 1929 में जब उन्होंने लाहौर में रावी रिवर के किनारे ट्राई कलर हमारा फ्लर किया था, उस टाइम उन्होंने बोला था कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या हो गया कि आपकी कंट्री का जो हेड है वो कौन है, ब्रिटिश मोनार्क है, ना कि आपकी कंट्री रिपब्लिक है। ऐसा नहीं है कि आपके हेड कौन है, इस टाइम हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। डोमिनियन कौन हो जाता है, जिसके हेड हो मोनार्क। इस टाइम डोमिनियन स्टेटस किस किसके पास है, कनाडा के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी कंट्री होगी आपको बताने के लिए। ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सबकी ब्रिटिश है मोनार्क है। ठीक है, 15 से 16 कंट्रीज हैं आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट इतनी कंट्रीज के अभी भी ब्रिटिश मोनार्क के हेड है। मतलब उनके पास पावर नहीं है उसके रिलेटेड, लेकिन अभी भी हेड उन्हीं को माना जाता है। तो स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, उसी के लिए हमने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। हमने जो दूसरा ऑफर हमारे पास आया था, ठीक है, हम उसको ठुकरा दिया। हर ऑफर को हम ठुकरा रहे हैं, फिर लास्ट में फिर हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। एक्सेप्ट कर लें, हमने डोमिनियन स्टेटस क्यों लिया। अब उसकी बात भी की जाती है कि हमारे डोमिनियन स्टेटस लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, इट विल एंश्योर द पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ द पावर। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस क्या है, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ, अब देखो इस टाइम जब देश आज़ाद नहीं था तो ब्रिटिश हेड कौन था इंडिया में, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अगर हेड था, तो अब हम क्या कर दें, देश आज़ाद और गवर्नर जनरल को हटा दें, तो अचानक ना एक टॉप की पोजीशन खाली होगी, अब इंडिया को पूरा कोई कवर करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, दंगे शुरू हो जाएंगे, पंगे शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई आपको ना गाइड करने के लिए नहीं है, गाइडलाइन देने के लिए नहीं है। तब इन्होंने बोला कि नहीं, हमें इस आदमी की तभी ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम इंडिया में कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग इतने सेंसिटिव नहीं है कि इतना आराम से आज़ादी भी ले सकें। ये लोग आज़ादी भी चाहे लड़ते रहते हैं देर के लिए, लेकिन अभी हरकतें इनकी अजीब सी होगी। तो हमें तो डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए। क्यों? डोमिनियन स्टेटस से क्या होगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल हमारे ऊपर रहेगा। दूसरा क्या होगा, इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कांग्रेस टू एज्यूम द अथॉरिटी टू चेक द एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही डोमिनियन स्टेटस रहेगा तो हमारी जो आर्मी है इस टाइम की, वो आर्मी भी इंटैक्ट रहेगी। क्योंकि अब देश आज़ाद हुआ तो हमें आर्मी तो चाहिए ना उसे कंट्रोल करने के लिए। पुलिस हमें जो ऑलरेडी है हमारे पास, वो तो चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए। जो ब्यूरोक्रेसी है, हम वापस पूरे एग्जाम लेके थोड़ी फिरेंगे, पूरी कंट्री चलानी है हमें। ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस सिस्टम हमारे लिए ठीक है। बाद में हम ठीक है नहीं मानना चाहते तो बात की बात है, लेकिन अभी है ये सब चीज़ें हमें चाहिए। इट वुड अलो फॉर मच मोर नीडेड कंटिन्यूटी इन द ब्यूरोक्रेसी एंड द आर्मी। आपको आर्मी भी चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ चाहिए, तो आपको डोमिनियन स्टेटस की। द प्लान वाज टू पुट into effect without the slightest delay the legislative assembly of the Bengal पंजाब डिसाइड इन द फेवर ऑफ पार्टीशन। अब बंगाल और पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने पार्टीशन के लिए बात कर दी। 10 ईस्ट बंगाल को क्या कर दिया गया एंड वेस्ट पंजाब को क्या कर दिया, पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब रिमेन विद द इंडियन यूनियन। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या किया गया, पास किया गया ऑन 5 जुलाई 1947। कहाँ पे पास किया गया, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान, जो उसने 3 जून को पास किया था 1946। एंड द एक्ट गॉट रॉयल एसेंट ऑन जून 18 1947। एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, कब एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, 15 अगस्त 1947 में। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, 2 डोमिनियन आई, कौन सी, इंडियन, पाकिस्तान, विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त के बाद। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट अगस्त को, कब इंडिपेंडेंस को मिली, अगस्त 14 को, वाइल इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम 15 अगस्त को। जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान। और जिन्ना क्या बन गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गया। हुआ क्या था कि माउंट बैटन ने बोला जिन्ना को कि एक काम कर, रुक जा थोड़ी देर, मुझे थोड़ी देर के लिए गवर्नर जनरल पाकिस्तान का भी बनने दे। अगर मैं पाकिस्तान का भी गवर्नर जनरल हूँ और इंडिया के भी हूँ, तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ से, अगर आपने ऑब्वियसली बात है रिलीजन के बेस में क्या किया है, कंट्री बनाई है, तो वहाँ के एरिया में जो हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जैन है, पारसीज हैं, उनको हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मुस्लिम अगर जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकें। हमें ट्रांसफ़र आराम से करानी है ना। और वो कब हो सकती है कि अगर दो कंट्री का एक ही क्या हो, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, एक ही लीडर हो। और जिन्ना ने क्या कर दिया, बोला कि ना, मैं बनना चाहता हूँ क्या, फर्स्ट कौन है।
तो उस वजह से दंगे क्या हो गए और ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक कंट्री का हेड कोई और है, दूसरी कंट्री का हेड कोई और है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर इतनी स्मूथ नहीं चल रही है। इंडिया हाउ एवर डिसाइडेड रिक्वेस्ट, उन इंडिया ने बोला कि माउंट बैटन को बोला कि आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, गवर्नर जनरल ही रहो इंडिया के। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल साथ हैं, हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है। जहाँ पे हमने इतनी देर वेट किया, हम थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल, breakneck speed of the event under the Mountbatten caused the anomalies in arranging the detail of the partition and totally failed to prevent the Punjab massacre. अब इतनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा था ना कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि अब आपको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बन चुका है, इंडिया नहीं बना है। और एट द सेम टाइम जो रेड क्लिफ था ना, रेड क्लिफ ने 12 अगस्त 1947 को क्या कर दिया था, पूरी वो बाउंड्री शाउंड्री बना दी थी, हर चीज़ कर दी थी। लेकिन अभी तक उसने बाउंड्री भी रिलीज नहीं की कि कहाँ पे इंडिया बन रहा है, कहाँ पे पाकिस्तान है। लोगों को कोई आइडिया नहीं, लोग ऐसे फालतू में कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई, मैसेकर शुरू हो गया, लोग मारने शुरू हो गए, रेप करने शुरू हो गए, बुरी हालत कर दी। ठीक है, और ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, रेड क्लिफ ने इतनी, जब 12 अगस्त को ऑलरेडी बन चुका था, उन्होंने वो रिलीज क्यों नहीं की? क्योंकि वो उनको पता था क्या, कि जो मैसेकर स्टार्ट होने वाला है, वो हम जैसे ही एक बार पावर इनको दे दें, 15 अगस्त 1947 में इंडिया को दे दें, 14 अगस्त को पाकिस्तान को दे दें, एक बार इनके पास पावर है, और उसके बाद इनके घर में दंगे होते हैं या कुछ भी होते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं होते। वो अपने आप को बचा लेते, सिंपल सी बात थी। देयर वॉज नो देयर वॉज नो ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर विद इन विच पार्टीशन प्रॉब्लम कुड बी टैकल्ड। ठीक है, माउंट बैटन हैड होप टू बी द कॉम, देखो, माउंट बैटन हैड होप टू बी द कॉमन, वो क्या चाहता है कि मैं कॉमन रहूं, गवर्नर जनरल किसका, इंडिया और पाकिस्तान का। दस प्रोवाइडिंग द नेसेसरी लिंक, ताकि लिंक बना रहे, उनको आराम से वहां पे भेजा जा सके और वहां से लाया जा सके। बट जिन्ना वांटेड द पोजीशन फॉर, मैंने कहा ना, जिन्ना के एक भी जो उसने डिसीजन लिया, मुझे नहीं लगता वो सोच के हुई डिसीजन लिया। देयर वॉज अ डिले इन अनाउंसिंग द बाउंड्री कमीशन, देखो बाउंड्री कमीशन की भी ऑब्वियस बात है, कहाँ कहाँ बाउंड्री बन रही है, रेड क्लिफ ने वो भी अनाउंस किया, उसने बाद में किया। दो, दी अवार्ड वॉज रेडी, उसने बोला कि रेडी था, जो बाउंड्री कमीशन से बनाई थी उसको पता लगा था कहाँ पे हमने बाउंड्री बनाई है, कब वो तैयार था, 12 अगस्त को वो तैयार हो चुका था। बट माउंट बैटन डिसाइडेड टू मेक इट पब्लिक आफ्टर अगस्त 15, उसने बोला कि वेट करो, एक बार हम पावर दे दें, so that the British could escape all the responsibilities of the district। एक बार पावर उनके पास चल गई, इधर लोग डरे मरे गले बिगड़े हर वक्त। अब बात आती है द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये यहाँ के रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई ने चार्ज लिया न्यू स्टेट डिपार्टमेंट का। ठीक है, अंडर पटेल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन स्टेट टुक प्लेस इन 2 phases। उन्होंने 2 तरीके से ना जितने प्रिंसेस स्टेट उसको अपना कर लिया। कैसे? फर्स्ट विद स्किलफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बेट देके उनको बोला कि हाँ भाई, ये आप देश के अंदर तो आओ, हम आपको राजाओं की तरह रखेंगे, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पावर सारी होगी। ऐसी बात नहीं है हम आपसे पावर ले ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसे मस्के सस्के लगा के एक बार वो देश के अंदर आए, उन्होंने बोला काय की पावर, चुप करके बैठे हो यहाँ पे, कोई पावर शावर नहीं है। और जो ये आपका हेरिटेज है, ये भी अब आपकी नहीं रही है ये भी कंट्री की हो गई है। ये आपको महल आपसे बिलोंग नहीं करता है, इसका खजाना आपसे बिलोंग नहीं करता, कुछ आपसे बिलोंग नहीं करता, सिंपल सी बात है। पहले उन्होंने ऐसे लिया, और दूसरा क्या लिया उन्होंने, थ्रेट देके, दोनों तरीके से थ्रेट ऑफ मासिस। लोगों को उन्होंने बोला कि देखो, अगर राजा आपका क्या कर रहा है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, अभी भी बोल रहा है कि मुझे पावर में लेना है, फिर हो जाओ। तो उन्होंने आर्मी का यूज भी करना शुरू किया, जो राजा तैयार नहीं हो रहा था, लाइक हैदराबाद वगैरह थे, वहां पर उन्होंने लड़े भी। फेज 1 में क्या हुआ, अगस्त 15 1947 तक सारी प्रिंसेस स्टेट इंडिया के साथ ऐड हो चुकी थी, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, और इन सब ने क्या कर दिया था, साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर चुके थे, इनके सब के अलावा। और फेज सेकंड क्या हुआ, इन्वॉल्व मच मोर डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद विद नेबरिंग प्रोविंसेस और इनटू न्यू यूनिट्स। वही ऑब्वियसली बात है, आर्मी का यूज करके उन्होंने क्या किया, ऐड किया। वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन, अब बात आती है कि कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट ही क्यों किया। कांग्रेस वाज ओनली एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल, क्यों? ऑब्वियसली बात है, जिन्ना कोई बात सुन नहीं रहा था,
मानना ही पड़ेगा। ड्यू टू द लॉन्ग टर्म फेलियर टू ड्रा द मुस्लिम मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट, द कांग्रेस हैड द टू फोल्ड टास्क। कांग्रेस के पास कौन सा दो उनको टास्क कंप्लीट करने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चरिंग डाइवर्स क्लासेस, कम्युनिटीज, ग्रुप्स एंड रीजन्स इनटू अ नेशन। इतनी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी, आपको इन सबको इकट्ठे ला के कंट्री बनानी है। और एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस फॉर द नेशन, और साथ ही साथ आपको इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस भी लेनी है। आपको दोनों काम इकट्ठे करने, आप कैसे करोगे। मैं बोला कि ठीक है भाई, ले जाओ, आपको अलग कंट्री चाहिए ले लो। ओनली एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर वुड फोरस्टॉल द स्प्रेड ऑफ डायरेक्ट एक्शन। और जब मुस्लिम लीग ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन का बात की, डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ था, बस दंगे वगैरह ही चल रहे थे, लोग मर रहे थे, हर दिन थाउजेंड्स के हिसाब से लोग मर रहे थे। अब डायरेक्ट एक्शन जब आया तो उसको रोकने के लिए उनको मारना ही पड़ा। एंड द कम्युनल वायलेंस, द वर्चुअल collapse of interim government into sorry interim government also made the nation of Pakistan yes unavoidable. Partition plan ruled out independence for the princely states which could have been a greater danger. अब देखो, उन्होंने बोला मुस्लिम लीग इंडिया, इन्होंने क्या सोचा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, पाकिस्तान पार्टीशन कर रहा है तो बनने वाला क्या, पाकिस्तान और इंडिया। इधर तक तो ठीक है, अगर सारी की सारी प्रिंसली स्टेट भी ना आगी ना कि हमें चाहिए इंडिपेंडेंस, तो भाई कुछ नहीं बचने वाला, तो फिर ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर इंडिपेंडेंस ले ली किसने, प्रिंसली स्टेट, which could have been a greater danger to the Indian unity as it would have meant balkanization of balkanization balkanization है। मैंने आपको लास्ट टाइम कभी ऑटोमन टर्क एम्पायर के बारे में आपको बताया होगा, तो मैंने आपको बताया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्क एम्पायर ने उनकी हेल्प नहीं की थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, एक कंट्री को, ऑटोमन टर्क एम्पायर के अंदर जो एक रीजन को दूसरे रीजन के खिलाफ लड़ाया था, वो बाल्कन एरिया था, ठीक है। अब वो इतनी सारी विद इन स्टेट, ऑटोमन टर्क एम्पायर के अंदर इतनी सारी स्टेट्स इकट्ठी होगी जिन्होंने बोला कि हमें आज़ादी चाहिए, लड़ने शुरू हो गए, ठीक है। हंड्रेड्स में स्टेट्स इकट्ठी होगी, और जब उन्होंने एक दूसरे से क्या कर दिया, अपना संबंध तोड़ दिए, वो एरिया अपने अंडर कवर कर दिया, तो उससे क्या करते हैं, टुकड़े हो गए उसके। अब उसके इस तरीके से टुकड़े हुए कि उस प्रोसेस का नाम भी रख दिया, कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, बाल्कनाइजेशन। कि अगर आप क्या करो, एक एरिया, अगर आपसे कोई अलग होना चाहता है, सबके सब आपसे अलग होना चाहते हैं, ऐसे उस हम क्या, उस नाम को ही हमने क्या कर दिया, बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला कि इंडिया में भी बाल्कनाइजेशन हो जाएगा अगर सबके सब प्रिंसली स्टेट के करते, वो भी इंडिपेंडेंस की लड़नी शुरू होगी। ठीक है, पाकिस्तान जा रही है, जाने दो, कम से कम हम इन पे फोकस करें, प्रिंसली स्टेट को तो ले लें अपने अंडर। एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन वाज द ओनली फाइनल एक्ट, द प्रोसेस ऑफ द स्टेप बाय स्टेप कंसेशन ऑफ लीग चैंपियनिंग द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही मोटो था, हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम की भलाई के लिए काम कर, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हर चीज चल रही थी। When Congress Working Committee resolution passed that the Punjab must be partitioned if the country was divided, and with the 3rd June plan जो हमारा माउंटबेटन प्लान आया था, कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन, और से बोला पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। While loudly asserting the sovereignty of the Constituent Assembly, the Congress quietly accept the compulsory grouping and accept the partition. Most of all because it could not stop the communal rights, क्योंकि communal rights रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, अब और कुछ नहीं कर सकते थे, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो आपकी बात सुन नहीं रही है, और एट द सेम टाइम आपके कम्युनल वायलेंस चल रहे हैं। और देश में जब कोई रहने वाला ही नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, लड़ लड़ के मर जाएंगे, तो क्या ही फायदा। तो उससे क्या हुआ, खत्म, पार्टीशन हो गया। इस तरीके से पार्टीशन होता है, ऐसा नहीं था कि किसी एक को पावर का मोह था तभी क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन बहुत सारे फैक्टर्स से हुआ। ये पार्टीशन का इस शुरुआत हो गई थी 1906 से लेकर जब आगा खान, उससे पहले भी जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम्स को ज़्यादा बोला था कि डायरेक्ट किया था, आपको इस टाइम ब्रिटिश के खिलाफ अंगेज नहीं होना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी शुरू करनी है। वहाँ से बात शुरू हो गई थी। बट देन अगेन बोला जाता है कि जो सर सैयद अहमद खान थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा पेट्राइट थे, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया था, 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बुक लिखी है, उसमें उनको पता चलता है कि काफ़ी पेट्राइट थे, बट वो चाहते थे कि मुस्लिम सिस्टम क्या करें, पहले अपने आप को सुधारें और उसके बाद क्या करें, कंट्री के लिए कुछ करें।
बट जब उनकी बाद में डेथ हो गई तो मुस्लिम्स को लगा कि हाँ नहीं सर, सी अहमद खान चाहते थे कि हम हिंदू से दूर रहें। तभी जो यूथ था वो मैक्सिमम क्या करता था, हर चीज़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक हिंदू मानता था, क्या पार्टी मानता था। और एट लास्ट ये चीज़ें चलते 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 एक डोमिनो इफेक्ट बनता गया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो हर्डल्स भी आती गई। एट द एंड पार्टीशन, हमारा देश आज़ाद तो हुआ, बट एट व्हाट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आई होप कि इसी के बीच से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाए। बट मैं आपको फिर भी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का अगर बीच अगर फैक्ट रहेंगे तो मैं बीच क्लास का वो फैक्ट भी कर दूंगा। और साथ ही साथ एंशंट और मेडिवल की भी बीच क्लासेस लगाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा क्लासेस ना, 2 से 3 के अंदर मुझे हमें मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना ख़त्म करना है। इसके नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आई होप ये आपके लिए सेशन आप फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कहाँ पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन।